क्रमित युग्म या फिर ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? तो आप कहोगे कि सर एक्स एक्सिस पे हमें 2 जाना है और ऊपर की साइड वाई एक्सिस पे हमें कितना जाना है, 3 जाना है। एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। 2 तो आ रही है बट नॉट बिलोंग्स टू बी है। बट अगर आप ऐसे समझो कि 1 का 2 के साथ है, फिर 1 का 3 के साथ है, 1 के कितने इमेजेस हो गए, 2 हो गए। वाई एक्सिस के समांतर रेखा खींचने पर अगर ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे कट करके जा रहा है तो हम कह देंगे कि भैया ये ग्राफ क्या है। अरे बच्चा बेटी क्या हालचाल, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 11 की जो वन शॉट सीरीज चल रही थी उसमें सेकंड चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। देखो इसका यूज 12th में भी है। अभी यहाँ पे क्या है, थोड़ा बहुत सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया गया है। क्लास 12th में थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है। तो जो क्लास 11 के सिलेबस में है आपके, वो हम लोग आज कवर करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस हो या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब 1 बाय 1 करके हम लोग कवर करेंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चैप्टर का नाम है भाई संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है। कौन सा नंबर है भाई, चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1, ठीक है, ध्यान से सुनना। चैप्टर नंबर 1 पहले ही हम लोग कवर कर चुके हैं। आप जाके वन शॉट में देख सकते हो, वन शॉट की प्लेलिस्ट होगी, उसमें जाके आप इसको कवर कर सकते हो। प्लस हम लोगों ने एक लाइव जो है एमसीक्यू सेशन भी लिया है, एमसीक्यू। ठीक है, तो आप इसको भी जाके देख सकते हो। पहला चैप्टर कौन था, सेट थ्योरी। ठीक है, तो पहला चैप्टर आप यहां से जाके कवर कर सकते हो। अगर कोई बच्चा नहीं देखा है अभी तो जाके इसी चैनल पे, कॉमर्स वाला हिंदी मीडियम पे, आप जाके देख सकते हो। वन शॉट वीडियो देख लेना, वन शॉट अलग है, उसमें जो है क्वेश्चंस भी कराए गए हैं, प्लस थ्योरी भी कवर कराई गई है। और अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है एमसीक्यू क्वेश्चंस के, तो आप लाइव जो है एमसीक्यूज देख सकते हो। लाइव सेशन भी हुआ था एक इसी चैप्टर पर बेस पे। ठीक है, तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्या करना है, आप लोगों को पेन और कॉपी साथ में लेके बैठना है। जैसे जैसे मैं थ्योरी बताते जाऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व कराते जाऊंगा, आप एक एक करके नोट करते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप एक बार देखते हो वापस से देखने का मन नहीं करता। तो इससे अच्छा कि आप जब जब देख रहे हो आप उसको नोट्स बनाते जाओ, बाद में रिवाइज कर लेना नोट्स से। आपका थ्योरी डन हो जाएगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डन हो जाएगी, मस्त बिंदास तरीके से पेपर दे देना। ठीक है, तो अभी क्या करना है, पेन और कॉपी साथ में लेके बैठना है और नोट करते चले जाना है कि भाई चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है, रिलेशन एंड फंक्शन। क्लियर है? आज का लक्ष्य क्या रखने हैं वाले हैं हम लोग, पूरा का पूरा चैप्टर ही कवर करेंगे, पूरा चैप्टर कवर करेंगे, पूरा चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर। इससे पहले हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करें, आपको कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बता देता हूँ, इंफॉर्मेशन है कि भाई जो बच्चे क्लास 12th में, हो सकता है आपका कोई बड़ा भाई हो, बहन हो, या फिर आसपास में कोई बड़ा भाई बहन हो, ठीक है, जो क्लास 12th की तैयारी कर रहा हो, मतलब क्लास 12th में हो और तैयारी करना चाह रहा हो, तो आप उसको बता सकते हो भाई कॉमर्स वाला हिंदी मीडियम चैनल पर फ्री में। ये बैच कौन सी है भाई, फ्री में है। आपको इसमें कुछ भी नहीं देना, 1 रुपए भी नहीं देने, ये फ्री में। ठीक है, तो बता सकते हो कि भाई पीडब्ल्यू का ऐप पे जाना है या फिर उसमें सर्च करना है, गूगल में सर्च करना है pw.live। अगर कोई बच्चा लैपटॉप से देख रहा है, pw.live सर्च करेगा तो वहां से आपको एक्सप्लोर करने का ऑप्शन मिलेगा। वहां पे आपको क्या सर्च करना है, विश्वास स्टेट बोर्ड। जैसे क्लास 11 का पेस स्टेट बोर्ड चल रहा है, वैसे 12th वालों का विश्वास स्टेट बोर्ड चल रहा है। सर्च करोगे, यहाँ पे आपको फैकल्टी दिख जाएगी, उनकी फोटोज दिख जाएंगी। आपको यहाँ पे क्लिक करना है इनरोल्ड वाले पे। सर इनरोल्ड क्यों करना है बेटा, इनरोल्ड इसलिए करना है कि जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे मान लेते हैं किसी सब्जेक्ट में कोई नया चैप्टर ऐड हुआ, तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा कि भैया ये वाला पर्टिकुलर वाला चैप्टर ऐड हो चुका है। क्लियर है बच्चा? तो वहां से आप कह सकते हो कि भाई हमें नोटिफिकेशन मिल गया, आप रेगुलर बने रहोगे, आप पढ़ सकते हो। क्लियर है? और अगर बात करें, जैसे इसमें सब्जेक्ट दिख जाएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के सेक्शन बने होंगे, आपको जो भी पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, ये क्लास 12th के लिए। ठीक है,
जो भी पढ़ना है, अकाउंटेंसी, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, बीएसटी, जो भी पढ़ना है आप पढ़ सकते हो बिंदास तरीके से, फ्री में सारे आपको चैप्टर मिल जाएंगे। क्लियर है? जैसे यहाँ पे इकोनॉमिक्स पे आप जैसे ही टाइप की हो तो यहाँ पे वन शॉट दिख जाएगा, ऐसे वहां पे भी आपको वन शॉट का वीडियो दिखेगा क्लास 12th का। और यहाँ पे आपको नोट्स, बच्चे अक्सर पूछा करते हैं सर नोट्स कैसे मिलेगा, क्या टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, कहाँ पे नोट्स मिलेगा? बेटा ऐप में ही नोट आपको नोट्स भी मिल जाएगा, सारी चीजें वहीं पे मिल जाएंगी। क्लियर है? और अगर कोई बच्चा, जैसे आप लोग क्लास 11th में हो, ठीक है, और अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हो कि सर ठीक है फ्री में तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, सर हमारे लिए कोई ऐसी बैच लाओ जिसमें हम टीचर से कनेक्ट हो सके, टीचर से बात कर पाए, टीचर से अपने डाउट्स पूछ सके। क्योंकि वन शॉट और लाइव एमसीक्यू सेशन में आप पूछ सकते हो, एमसीक्यू सेशन में पूछ सकते हो, बट ये वन शॉट में तो नहीं पूछ सकते हो। वन शॉट में आप कमेंट कर सकते हो, हम लोग कमेंट का आंसर दे सकते हैं। बट आप लोग भी सोचते होंगे कि सर लाइव जैसे 1 to 1 होता नहीं, वैसे कमेंट मैं करूँ आप उसके डाउट्स को सॉल्व करिए, तो बेटा उसके लिए आपको ये बैच ज्वाइन करनी पड़ेगी क्लास 11th का कॉमर्स। ठीक है, आप किसी भी बोर्ड्स के हो, ठीक है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, किसी भी बोर्ड्स के हो, अगर आप में कॉमर्स जो है हिंदी में पढ़ाया जाता है, कॉमर्स हिंदी में पढ़ाया जाता है, तो आप ज्वाइन हो सकते हो किसमें? उदय स्टेट बोर्ड। सिमिलर जैसे वहां पे बताया था वैसे ही आपको सर्च करना है उदय स्टेट बोर्ड, आपको ये 2 बैचेस दिखेंगे। ठीक है, 2 बैचेस दिखेंगे, दोनों के अलग अलग फीचर हैं। ये अभी बैच क्या है, रनिंग में है, और इसकी प्राइस कितनी है? 2499, 2499। ये आपको 4499 का मिलेगा। ये बैच इसमें भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगर आप 4499 इस वाले बैच को परचेज करते हो तो ये बैच आपको ऑलरेडी इसमें मिल जाएगा। इसके अलावा 2.0 3.0 जो बैचेस आएंगे वो उन्हीं उनका भी एक्सेस आपको इस बैच में मिल जाएगा, सिंगल प्राइस में, एक ही बार आपको देना। और ये कोई एक सब्जेक्ट का फीस नहीं है। ऐसा ना सोच रहे हो कि सर आप मैथ्स पढ़ा रहे हो तो ये मैथ्स की फीस है, नहीं बेटा, ये पूरे ओवरऑल सब्जेक्ट की फीस है जो आपको 4-5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। और इनकी वैलिडिटी पूरे साल रहने वाली, ये नहीं कि सर कोर्स 3 महीने में 4 महीने में खत्म हो गया तो उसके बाद सर क्या, पूरे साल वैलिडिटी रहेगी, आप चाहे जितनी बार देख सकते हो, अनलिमिटेड बार। ठीक है, क्लियर है यहां तक? उसके बाद हम लोग बात करें 12th के लिए। अगर कोई बच्चा 12th में है, ठीक है, कोई बच्चा 12th में, आपका भाई बहन बड़ा, तो उसको आप बता सकते हो कि बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड के लिए स्पेशली 12th की बैचेस रनिंग है। कोई बच्चा अदर बोर्ड्स का है तो अपने सिलेबस मैच करा लेगा, तो वहां से उसको पता चल जाएगा कि हमें कौन सी बैच का परचेज लेना है। जैसे यूपी बोर्ड में सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, बिहार बोर्ड में एमसीक्यू क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। दोनों की फीस वही सेम है। अगर नॉर्मल बैच ले रहे हो 2499, और अगर प्रो वाली बैच ले रहे हो तो 4499। ठीक है, इसके भी वही फीचर है, इसमें और भी बैचेस का एक्सेस मिलेगा, इसमें सिर्फ इसी बैच का एक्सेस मिलेगा। सिमिलर अगर हम लोग बात करें यूपी बोर्ड का, तो यूपी बोर्ड का भी वही है 2499 एंड 4499, दोनों की प्राइस सेम ही है, यूपी बिहार कोई डिफरेंस नहीं है। बैच का नाम ध्यान रखना बेटा, परिश्रम यूपी बोर्ड 2026, और ये आपका यूपी स्टेट बोर्ड, ये आपका बिहार स्टेट बोर्ड। क्लियर है? चल अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्यारा सा टॉपिक। टॉपिक का नाम क्या था? रिलेशन। अच्छा, रिलेशन आपने बचपन में भी सुना होगा। ठीक है, आपका कोई भाई होगा तो उसके साथ आपका रिलेशन होता नहीं, बोलते हैं कि भाई सगा भाई है या फिर कजिन ब्रदर है। ठीक है, रियल ब्रदर है या फिर कजिन ब्रदर है, ऐसे रिलेशन बनते हैं। पापा के साथ रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन तो आप लोग बचपन में पढ़े हो, फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लो। गणित में संबंध और फलन 2 महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो समुच्चय के तत्वों के बीच पैटर्न और निर्भरता का वर्णन करती है। हम अक्सर अपने दैनिक जीवन में इन अवधारणाओं का प्रयोग करते हैं। देखो, हम लोग जब गणित में रिलेशन की बात करते हैं ना, तो सेट, 2 सेट होते हैं, 3 सेट होते हैं, 1 सेट होता है, उसका खुद के साथ संबंध, इन्हीं सब पे हम लोग चर्चा करते हैं। मतलब कि जो रिलेशन है ना, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या देखते हैं? इंसानों का इंसानों के साथ रिलेशन, इंसानों का जानवर के साथ रिलेशन, इंसानों का नेचर के साथ रिलेशन, ये देखते हैं, संबंध देखते हैं। लेकिन हम लोग मैथ्स में किसका देखेंगे? समुच्चय का, एक समुच्चय का दूसरे समुच्चय के साथ रिलेशन, उस समुच्चय का खुद के साथ रिलेशन। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो रही होगी, रिलेशन समझ में आ रहा होगा। जैसे एक किताब और उसके लेखक के बीच संबंध होता है, एक इनपुट और एक आउटपुट के बीच का संबंध होता है। जैसे एक फलन होता है, फलन क्या होता है? हम इनपुट देते हैं, आउटपुट मिलता है। ठीक है, फोन क्या होता है? फोन पे ऐप बने होते हैं, छोटे छोटे ऐप, छोटे छोटे इन द सेंस कि जैसे उनके ऐप के
लोगो ऊपर दिख रहे होते हैं, वो आइकॉन दिख रहे होते हैं। जैसे आपको यूट्यूब पे जाना है तो आप यूट्यूब जो बना होगा उस पर टैप करोगे ना कि इंस्टाग्राम वाले पे टैप करोगे। तो क्या हुआ, फंक्शन ही तो है कि हम यूट्यूब पे टैप कर रहे हैं तो हमें यूट्यूब पे लेके जा रहा है, इंस्टाग्राम पे टैप कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे लेके जा रहा है। ठीक है, पीडब्ल्यू ऐप पे टैप कर रहे हैं तो पीडब्ल्यू के ऐप पे लेके जा रहा है। तो क्या एक फंक्शन ही तो काम कर रहा है। ठीक है, चलो भाई, क्रमित युग्म सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अब यहां से चैप्टर स्टार्ट होता है, रिलेशन की डेफिनेशन नहीं पूछेगा। क्रमित युग्म या फिर ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, क्रमित युग्म क्या होता है। एक एक्स होता है, एक वाई होता है। ठीक है, एक एक्स होता है, एक वाई होता है। आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th में थोड़ी बहुत, कि 2D होता है। 2D इन द सेंस की दो दिशाएं होती हैं, एक हम लोग बोल देते हैं क्षैतिज है, दूसरा क्या है, लंबवत है। तो क्षैतिज वाले को एक्स बोल देते हैं, ऊर्ध्वाधर वाले को हम लोग वाई बोल देते हैं। तो कोई पॉइंट लिखना होता है एक्स और वाई के बीच में, तो हम लोग बोल देते हैं कि भाई एक्स कॉमा वाई। अब वो एक्स की वैल्यू निगेटिव होगी पॉजिटिव होगी, वाई की वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव, वो अलग अलग चीज है। बट लिखते किस फॉर्म में, एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो कर्मित युग्म क्या कहलाता है, एक कर्मित युग्म ए कॉमा बी, दो तत्वों ए तथा बी का एक समुच्चय। ठीक है, कर्मित युग्म ऑर्डर्ड पेयर क्या है, ए कॉमा बी ऐसे लिखा जाता है, सिमिलर एक्स कॉमा वाई जैसा। ठीक है, तो दोनों दो तत्वों ए और बी का एक समुच्चय है जिसमें तत्वों का क्रम महत्वपूर्ण होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर का आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि जैसे 2,3 है, तो क्या ये 2,3 3,2 की इक्वल होगा, आप कहोगे नहीं सर नहीं इक्वल है, क्योंकि 2 हम लोग 3 के इक्वल करते हैं, 3 को 2 के इक्वल करते हैं, नहीं इक्वल। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर में ए कॉमा बी नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए हो सकता है। सिर्फ सिंगल एक केसेस ऐसा है जिसमें ए कॉमा बी बी कॉमा ए की इक्वल हो सकता है, जब ए इज इक्वल टू बी हो। अगर ए इज इक्वल टू बी है देन इक्वल हो सकता है, नहीं तो नॉर्मल नहीं हो सकता। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी अगर नहीं है तो ए कॉमा बी नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए। ये बात समझ में आ गई। 2,3 एक कर्मित युग्म है, एप्पल रेड एक कर्मित युग्म है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके हैं कर्मित युग्म का। मतलब आप समझो कि जैसे x कॉमा वाई लिख रहे हैं तो ये क्या है बेटा, कर्मित युग्म है। ये क्या है बेटा, ऑर्डर्ड पेयर है। जैसे आप ये समझो, मान लेते हैं ये x है, ये y है। तो आपने बचपन में सीखा होगा, इसको मान लेते हैं 2,3 लिख लो। तो आप कहोगे कि सर x एक्सिस पे हमें 2 जाना है और ऊपर की साइड y एक्सिस पे हमें कितना जाना है, 3 जाना है। ये 3 जाना है और ये 2 जाना है, इसको तो पढ़े हो ना। तो ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 2,3। तो 2,3 क्या है, 2 एक्स एक्सिस पे बता रहा है कितना हमें डिस्टेंस जाना है, और 3 कितना बता रहा है, वाई एक्सिस पे हमको कितना जाना है। ठीक है बेटा, तो 2,3 हो गया। ठीक है बच्चा, चलो अब आते हैं कार्तीय गुणन की बात करते हैं। कार्तीय गुणन या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ये आपको समझना है। तो आपको ये चीज समझनी होगी, जैसे मान लेते हैं सेट ए है जिसमें 2 एलिमेंट है, सेट बी है जिसमें भी 2 एलिमेंट है, ए कॉमा बी। तो ए क्रॉस बी ये क्या कहलाएगा बेटा, कार्तीय गुणन कहलाएगा। ये बेटा क्या कहलाएगा, कार्तीय गुणन। ये कहलाएगा कार्तीय गुणन। तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या है कि आप इसका पहला एलिमेंट उठाओगे और इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 1 कॉमा ए, फिर दूसरे वाले के साथ पेयर बना दोगे 1 कॉमा बी, फिर उसके बाद 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी। ये क्या कहलाया बेटा, कार्तीय गुणन कहलाया या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाया। दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है बेटा, ए क्रॉस बी। हम लोग क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। पहले सेट के एलिमेंट्स को एक उठाएंगे, दूसरे वाले सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ पेयर बनाएंगे, फिर पहले सेट का दूसरा एलिमेंट उठाएंगे, सिमिलर सेकंड वाले के सभी एलिमेंट्स के साथ पेयर बनाएंगे। ठीक है, अब यहां से पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कार्तीय गुणन में। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसमें भैया, इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा एन ए इंटू एन बी।
Na इंटू एन बी, मतलब कि एन ए क्रॉस बी का मतलब क्या है बेटा, Na इंटू एन बी। ठीक है, क्लियर है? क्या है, एन ए क्रॉस बी इक्वल टू एन ए इंटू एन बी, मतलब कि ए में जितने एलिमेंट्स हैं और बी में जितने एलिमेंट्स हैं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा भैया, एन ए क्रॉस बी हो जाएगा। आप ऐसे सिमिलर देखो, जैसे यहां पे बात करो एन ए इक्वल टू कितना है, 2 है, यहाँ पे एन बी इक्वल टू कितना है, 2 है। तो हमने जब एन ए क्रॉस बी निकाला तो कितना आया भाई, 2 इंटू 2 मतलब कि 4 एलिमेंट्स आए। क्या ये 4 एलिमेंट्स हैं? जी हाँ, 4 एलिमेंट्स हैं। तो ये 4 एलिमेंट्स आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। 4 एलिमेंट्स क्या कर सकते हो बेटा, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। आपसे अगर पूछेगा, मान लेते हैं आपको ये वन बाई वन करके नहीं बनाना है और आपसे पूछा, डायरेक्ट पूछ लिया कि ए क्रॉस बी में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, आप कैसे निकालोगे, ए में जितने एलिमेंट्स हैं और बी में जितने एलिमेंट्स हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट्स निकल के चले आएंगे। तो आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। कार्तीय गुणन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, मैंने आपको बता दिया, दो गैर रिक्त समुच्चय। ठीक है, दोनों सेट कैसे होने चाहिए, रिक्त नहीं होने चाहिए, इम्पटी नहीं होने चाहिए दोनों सेट, तभी बन पाएगा, तभी हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल पाएंगे। अगर एक आपका रिक्त समुच्चय हो गया तो भाई फिर हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। फिर आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। दो गैर रिक्त समुच्चयों ए और बी का कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी सभी क्रमित युग्मों ए बी का समुच्चय है, जहां ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। मतलब कि हम लोग जो पेयर बना रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे पेयर बनाया, कहाँ पे, यहाँ पे पेयर बना, यहाँ पे बना, तो वन किससे बिलोंग है बेटा, वन किससे बिलोंग है, ए से, और ये किससे बिलोंग है, बी से। ठीक है, सिमिलर इसको भी आप कह सकते हो कि भैया वन किससे बिलोंग है, कैपिटल ए से, और बी किससे है, कैपिटल बी से। ठीक है, तो आगे वाला जो पेयर में जो आगे वाला एलिमेंट्स है, जो पेयर में आगे वाला नंबर्स लिखा गया है, उसका रिलेशन कौन से सेट से है, सेट ए से, और जो पीछे लिखा गया उसका रिलेशन किससे है, सेट बी से। क्लियर है? तो वही चीज यहां पे ये कह रहा है, आ गया कि भाई बी बिलोंग्स टू बी और ए बिलोंग्स टू ए। इसे निम्न प्रकार से निरूपित किया जाता है भाई, जैसे ए क्रॉस बी है, तो ए कॉमा बी, ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। उदाहरण के लिए दो सेट हैं 1 2 और ए कॉमा बी, जो हमने अभी बनाया। ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं भैया, 4 है। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं ए क्रॉस बी में, 4 हैं। 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी। ठीक है, इनको पेयर बना लो भैया, इनको सेट के अंदर। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। कार्तीय गुणन के कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट इन द सेंस की, कुछ पॉइंट का मतलब क्या है भाई, वही जो हम लोग कह रहे हैं कि एन इज इक्वल टू पी है, एन बी इज इक्वल टू क्यू है, देन अगर एन इज इक्वल टू पी है और एन बी इज इक्वल टू क्यू है, देन एन ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, पी क्यू। पी क्यू, ए या बी में से कोई एक रिक्त समुच्चय है तो ए क्रॉस बी भी रिक्त समुच्चय होगा। ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, सेकंड वाला पॉइंट, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, जब तक कि ए इज इक्वल टू बी ना हो, जब तक कि ए इज इक्वल टू बी ना हो, वही उधर वाली कंडीशन। तो सबसे पहले आपको क्या पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो सेट बी में जितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, दूसरा चीज है कि दोनों में रिक्त नहीं होना चाहिए, दोनों जो सेट हैं उसमें से कोई भी रिक्त नहीं होना चाहिए। बाई चांस अगर कोई रिक्त हो गया तो उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी रिक्त आएगा। क्लियर है? थर्ड पॉइंट है कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा, मतलब कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए की इक्वल नहीं होगा। बस एक केस में इक्वल हो सकता है, जब ए और बी दोनों सेम सेट हो, ए और बी दोनों सेम सेट हो। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़े, रिलेशन। ठीक है, संबंध, संबंध वाला वही पॉइंट कि भाई रिलेशन होता क्या है, एक समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है।
मतलब कि आर क्या है भैया, सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। कभी कभी इक्वल भी हो जाएगा और उपसमुच्चय भी है ए क्रॉस बी का। दूसरे शब्दों में भाई आर ए क्रॉस बी का क्या है भाई, आर ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट है या फिर उपसमुच्चय है। यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो हम कह सकते हैं कि ए बी से संबंधित है और इसे ए आर बी लिखते हैं। ए आर बी का मतलब कि ए का रिलेशन बी के साथ। जैसे मान लेते हैं ए लिख रहे हो और आर लिख रहे हो, बी लिख रहे हो, मतलब कि ए का रिलेशन बी के साथ। ये दर्शाने का एक तरीका है, लिखने का एक तरीका है। जैसे उदाहरण के लिए 1 2 3 है और 4 5 6 है, तो एक संबंध आर को परिभाषित करते हैं कि हमने यहाँ पे बोल दिया कि हमें एक संबंध परिभाषित करना है y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। हमें x से, हमें जो पहले वाला सेट है उससे क्या लेना है भाई, a वाली वैल्यू लेनी है और दूसरे वाले से b वाली वैल्यू लेनी है। सेट a से देखो x की वैल्यू ले रहे हैं हम लोग, सेट ए से x की वैल्यू ले रहे हैं और सेट बी से y की वैल्यू ले रहे हैं। और y की वैल्यू कहां तक ले सकते हैं भैया, मैक्सिमम 6 तक ले सकते हैं। और x की वैल्यू हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से। तो जैसे ही हमने, क्योंकि y इक्वल टू कितना है बेटा, x प्लस थ्री है, जैसे ही हमने x1 रखा, y कितना आया बेटा, 4 आ गया। जैसे ही आपने x रखा, y कितना आ गया बेटा, 4 आ गया। x आप 2 रखोगे, y कितना आ जाएगा, 5। x3 रखोगे, y कितना आ जाएगा बेटा, 6। तो ये क्या है, एक रिलेशन। ऐसे बहुत सारे रिलेशन बनेंगे। तो कितने रिलेशन बनेंगे उसका एक फार्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, ए टू बी, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। इसका फार्मूला क्या है बेटा, 2 की पावर पी क्यू। पी क्या है, Na है, Na है, और Q क्या है बेटा, Nb है। तो ये फार्मूला लिख लो। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें तो 2 की पावर पी क्यू आएगा। पी क्या है, सेट ए में टोटल एलिमेंट्स हैं, क्यू क्या है, सेट बी में टोटल एलिमेंट्स हैं। ठीक है बच्चा, यहां तक बात समझ में आ गई। संबंध, एक समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है। दूसरे शब्दों में ऐसे लिखा जाता है। आर है तो हम कह सकते हैं ए बी से संबंधित है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, 1 4 3 6। अच्छा ये रिपीट हो गई है, ठीक है, ये स्लाइड ही रिपीट हो गई है। ये इसको हटा देते हैं हम लोग। अब आते हैं इस पे हम लोग, डोमेन ऑफ ए रिलेशन, संबंध का प्रांत क्या होता है। संबंध, अच्छा प्रांत क्या होगा, जैसे मान लेते हैं एक हमारे पास रिलेशन है आर, जिसमें अभी पीछे लिखा था क्या, 1,4 2,5 3,6, यही तो था। आर में यही था ना, 1,4 2,5 3,6। ये देखो कहाँ गया, 1,4 2, हाँ ये रिलेशन था। अब इसमें जो हमारा डोमेन होगा, डोमेन क्या होगा बेटा, 1 होगा 2 होगा और 3 होगा। तो डोमेन क्या होगा, 1 2 3। परिसर कितना होगा, या फिर रेंज जिसे बोला जाता है, परिसर कितना होगा बेटा, 4 5 6। मतलब कि x की जो वैल्यू होगी उसे हम लोग डोमेन बोलेंगे और जो y की वैल्यू है उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, उसे हम लोग रेंज बोलेंगे। तो उपरोक्त उदाहरण में डोमेन कितना है भाई, r का 1 2 3 है। वही चीज मैंने अभी बताया कि भाई डोमेन कितना है, 1 2 3 है। आगे वाला मतलब x वाली वैल्यू डोमेन कहलाएगी, y वाली वैल्यू क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। क्लियर है। संबंध का परिसर ये भी मैंने आपको बता दिया, 4 5 6 क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा। पीछे वाली y की वैल्यू क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। संबंध का सहप्रांत, कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन, समुच्चय बी जिसमें संबंध परिभाषित है, सहप्रांत कहलाता है। उपरोक्त उदाहरण में कोडोमेन क्या है, 4 5 6। तो पूरा का पूरा सेट बी क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। सेट बी, सेट बी क्या कहलाएगा बेटा, कोडोमेन कहलाएगा। क्लियर है। सेट बी पूरा का पूरा क्या कहलाएगा बच्चा, कोडोमेन कहलाता है। कुछ पॉइंट्स हैं, परिसर जो है हमेशा कोडोमेन का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, सबसेट होता है। परिसर हमेशा सह प्रांत का
सह प्रांत का उपसमुच्चय होता है। मतलब कि रेंज क्या है, सबसेट है किसका, कोडोमेन का। और ये मैंने अभी आपको बताई दी। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर pq, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। ये तो मैंने आपको बता ही दिया ना। फार्मूला इंपॉर्टेंट है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो गया बेटा, 2 की पावर pq आएगा, 2 की पावर pq आएगा। अब कुछ पॉइंट्स आपको समझने हैं। देखो ये क्लास 12th में इंपॉर्टेंट है, ये जो है क्लास 12th में इंपॉर्टेंट है, अभी नहीं है आपके सिलेबस में, 11 के सिलेबस में अभी नहीं है, फिर भी नाम सुन लो, काम आएगा। संबंधों के प्रकार कक्षा 12th में अधिक विस्तार से है, लेकिन 11वीं में कुछ परिचय हो सकता है। ठीक है, 11वीं में यहाँ पे मेंशन भी है कि 11वीं में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है, बाकी किसमें है, क्लास 12th में है। रिक्त संबंध, रिक्त संबंध कोई ऐसा रिलेशन ना जो बन ही ना रहा हो, कोई ऐसा रिलेशन बन ही ना रहा हो। सर समझ में नहीं आया, इधर आ जाओ। मान लेते हैं ए है 1 2 3, बी है 5 6 7। ये हमें एक रिलेशन बनाना है x, y such that y is equal to x plus 1, जहां x belongs to a, y belongs to b। कोई ऐसा रिलेशन बना के दिखाओ, यहां पे कोई ऐसा रिलेशन बना के दिखा दो। कोई बनेगा क्या, कोई ऐसा रिलेशन पॉसिबल है, ढूंढ के देखो। सर हम लोग अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही, 2 तो आ रही है, बट नॉट बिलोंग्स टू b है। 2 किस में नहीं है बेटा, b में नहीं है। और होना क्या चाहिए था, 2 को b में होना चाहिए था। जब b में नहीं है तो इसका मतलब क्या है, गलत बात है। तो ये क्या कहलाएगा, इम्पटी रिलेशन, इम्पटी रिलेशन। क्लियर है बच्चा, इम्पटी रिलेशन। चलो पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी सार्वत्रिक संबंध, दूसरा क्या है, सार्वत्रिक संबंध है। इसी को बना देते हैं, इसी को एक आर लेते हैं और हम लोग लिख देते हैं x, y सच दैट y ग्रेटर देन x, y ग्रेटर देन x, जहां x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। अब ध्यान से देखो, ये आप कोई भी रिलेशन ले लो, x, y का कोई भी पेयर ले लो, y ऑलवेज ग्रेटर देन x है, y ऑलवेज ग्रेटर देन x है। y की वैल्यू 5 लोगे तो 1 2 3 के साथ बन जाएगा, 1, 5 2, 5 3, 5, क्योंकि 5 तो बड़ा है ऑलवेज, सिमिलर 6 बड़ा है, 7 बड़ा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब रिलेशन r किसके इक्वल हो जाए भैया, a क्रॉस b के, तो ये कौन सा संबंध कहलाएगा, सार्वत्रिक, यूनिवर्सल। सार्वत्रिक कब कहलाएगा, जब a क्रॉस b के इक्वल हो जाए, जब पूरा का पूरा सेट बन जाए, तो हम लोग कह सकते हैं कि भैया ये आपका सही है। क्लियर है, तो कहलाएगा हमारा कौन सा, सार्वत्रिक कहलाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फलन, देखो रिलेशन, अच्छा अभी रिलेशन में और भी तो थे, हाँ सार्वत्रिक हो गया। उसके बाद ये चारों इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए। ये कब आएंगे, क्लास 12th में आएंगे। क्लास 12th में 4 रिलेशन हमको पढ़ने हैं, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन ले लो। क्या क्या है इंट्रोडक्शन, पहला है स्वतुल्य, सम्मित, संक्रमक, और तीसरा है बेटा तुल्यता। स्वतुल्य का मतलब है कि जो एलिमेंट्स दिए गए, जो सेट गिवन है, उसका खुद का खुद के साथ संबंध। जैसे मान लेते हैं सेट ए गिवन है, सेट ए में क्या एलिमेंट्स है, 1 2 दिया है, सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स लो, 2 से अच्छे समझ में आएगा। सिर्फ 2 एलिमेंट्स है 1, 2। तो जब स्वतुल्य की बात हो रही है तो स्वतुल्य में क्या आएगा, 1, 1 2, 2। तो जो भी आपको रिलेशन दिया गया है उसमें क्या होना चाहिए, 1, 1 2, 2 जरूर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो स्वतुल्य है, नहीं है, नहीं दिया गया है तो स्वतुल्य नहीं है। ठीक है,
दूसरा सम्मित की बात करते हैं। सम्मित का मतलब होता है कि जैसे ए कॉमा बी अगर गिवन है रिलेशन में, स्वतुल्य के लिए हम लोग सेट को पहले देखते थे फिर रिलेशन में आते थे जो आर गिवन होता था, बट सम्मित के लिए सिर्फ आर को देखना है, सेट को नहीं देखना है। सेट को सिर्फ एक वाले में देखना है, स्वतुल्य वाले। ठीक है, तो हम लोग किस में थे, सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में अगर आर में ए कॉमा बी गिवन है तो बी कॉमा ए भी होना जरूरी है। ए कॉमा बी है, बी कॉमा ए भी होना चाहिए। ठीक है, ये सिमेट्रिक कहलाता है। तीसरा संक्रमक वाला, जिसे इक्विवेलेंस बोला जाता है, नहीं ट्रांजिटिव बोला जाता है। ठीक है, संक्रमक ट्रांजिटिव बोला जाता है। इसमें क्या होगा, इसमें आपको दो वैल्यू होनी चाहिए, ए कॉमा बी गिवन है और बी कॉमा सी गिवन है, इसमें आर में अगर ये दोनों गिवन है देन ए कॉमा सी जरूर होना चाहिए, नहीं तो ये संक्रमक नहीं कहलाएगा। और आखिरी वाला इक्विवेलेंस या फिर तुल्यता जिसे बोलते हैं। इक्विवेलेंस का मतलब है कि बेटा स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा, संक्रमक भी होगा। तो अगर तीनों एक साथ हैं तो तुल्यता कहलाएगा, और तीनों में से एक भी गायब हुए तो तुल्यता नहीं कहलाएगा। वही चीज यहाँ पे गिवन है। स्वतुल्य का मतलब होता है रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है बेटा, यदि प्रत्येक a बिलोंग्स टू a के लिए a कॉमा a बिलोंग्स टू r है। ठीक है, तो ये कहलाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक a कॉमा b इधर गिवन है तो b कॉमा a भी गिवन होना चाहिए। ट्रांजिटिव a कॉमा b गिवन है, b कॉमा c गिवन है तो b भी हटा दो भाई, a कॉमा c भी होना चाहिए। और अगर सब एक साथ हैं तो हम कह देंगे भैया कि ये संबंध क्या है, हमारा तुल्यता का संबंध है, तुल्यता का संबंध है। ठीक है, अगर नहीं है तो भाई फिर तुल्यता का संबंध नहीं होगा। क्लियर है, तुल्यता का संबंध कब है, जब तीनों गिवन होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, नहीं तो नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो रिलेशन आपका खत्म होता है भाई, रिलेशन आपका खत्म होता है। अब आते हैं हम लोग फंक्शन पे। फंक्शन, फलन। ठीक है, फलन, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का नाम है। रिलेशन खत्म हो चुका है, फंक्शन पे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन है आपका क्लास 11th में, बाकी 12th में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एक संबंध f समुच्चय a से समुच्चय b में एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय a के प्रत्येक तत्व का समुच्चय b में केवल एक और केवल एक प्रतिबिंब हो। इस पे ध्यान रखना, केवल एक और केवल एक प्रतिबिंब हो, देन हम कहेंगे कि भाई ये क्या कहलाएगा, ये हमारा फंक्शन है। देखो सभी रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते, ध्यान से सुनना, सभी फंक्शन रिलेशन होते हैं, सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होते। क्यों, क्योंकि रिलेशन में क्या होगा, रिलेशन में आपका जो आगे वाला नंबर है x जिसे बोल रहे हैं वो रिपीट भी हो सकता है, बट फंक्शन में रिपीट नहीं होगा। केवल और केवल, केवल और केवल क्या होना चाहिए, सिंगल इमेज होना चाहिए, एक इमेज होना चाहिए, केवल और केवल एक इमेज होना चाहिए। जैसे 1 2 3 है, मान लेते हैं सेट ए में 1 2 3 है, बी में 2 4 6 है, 1 का पेयर 2 के साथ है, फिर 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, सिंगल सिंगल पेयर है तो सही है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा फंक्शन कहलाएगा। बट अगर आप ऐसे समझो कि 1 का 2 के साथ है, फिर 1 का 3 के साथ है, 1 के कितने इमेजेस हो गए, 2 हो गए, कौन कौन से, एक 2 के साथ हो गया और एक 3 के साथ हो गया, तो 1 का प्रतिबिंब कितने हो गए, 2। ये रिलेशन तो है, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, ये एक रिलेशन है, बट फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है, मोर देन 1 इमेज आपको मिल रहा है, इस वजह से ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो वही चीज ये कह रहा है कि फंक्शन होने के लिए केवल एक और केवल एक प्रतिबिंब हो तो हम लोग बोलेंगे कि भैया ये फंक्शन है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 1 2 3 है, 2 3 4 है, ये दे रखा है। ठीक है, मान लेते हैं कि R बनाना है x, y such that y always greater than x, और जहां x belongs to A, y belongs to B, ये एक रिलेशन है। ठीक है, ये एक रिलेशन है और आपसे पूछा जा रहा है कि भैया क्या होगा इसमें। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है इसमें क्या होगा,
तो भाई x की वैल्यू क्या है, y से छोटी होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा 2 का 3 के साथ हो जाएगा, 3 का 4 के साथ हो जाएगा। तो पेयर बनेगा 1, 2, 2, 3, 3, 4। ये एक रिलेशन है, ये एक रिलेशन है। ये क्या है, फंक्शन है। क्या है बेटा, फंक्शन है। लेकिन एक पेयर तो और बन रहा होगा। मान लेते हैं ये R1 है, R2 लेते हैं। R2 में क्या है भाई, 1 3 से छोटा है, जी सर। 1 4 से छोटा है, बिल्कुल सर छोटा है। 2 3 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। 2 4 से छोटा है, 3 4 से छोटा है। ये भी तो एक रिलेशन है, ये भी तो एक रिलेशन है। बट ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 1 के दो दो इमेजेस है। कौन कौन से, 3 एंड 4। सिमिलर 2 के दो दो इमेजेस हैं, 3 एंड 4। तो इस वजह से ये गलत हो गया। तो आई होप आपको रिलेशन एंड फंक्शन, थोड़ा सा फंक्शन की डिफिनेशन समझ में आई होगी। फंक्शन का मतलब है कि सभी फंक्शंस रिलेशन होंगे, बट सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होंगे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, क्लियर होगा ये पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। फलन को समझने के लिए कुछ आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए। जैसे समुच्चय के प्रत्येक तत्व का उपयोग होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं दो सेट है, जैसे ये है, मान लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे 2 3 4 है। हमने पेयर तो बना दिया, बट एक यहाँ पे छूट गया, एक यहाँ पे 4 छूट गया, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। ये रिलेशन हो सकता है, फंक्शन नहीं है। तो समुच्चय ए के प्रत्येक तत्व का उपयोग होना चाहिए। समुच्चय ए के किसी भी तत्व की समुच्चय बी में एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। और इसे दिखाते कैसे, फंक्शन है ए टू बी से। नोटेशन क्या है, एफ सच दैट, एफ का मतलब फंक्शन इस प्रकार है कि ए टू बी, ए का संबंध किसके साथ है, बी के साथ। ए से हम लोग बी की तरफ जा रहे हैं, एफ बिलोंग्स टू एफ, तो हम कह सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू बी, जहां बी को ए का प्रतिबिंब और ए को बी का पूर्व प्रतिबिंब, प्री इमेज कहते हैं। ठीक है, देखो 1 2 क्या है, 1 का इमेज है, 2 1 का इमेज है। और यहाँ पे 1 2 का क्या है, क्या है भाई, प्री इमेजेस है। ठीक है, प्री इमेज, क्लियर है। एक को इमेज बोलेंगे, दूसरे को प्री इमेज, जस्ट उल्टा करने पे। कुछ उदाहरण भी हैं आपको यहाँ पे, जैसे ए है 1 2 3 है, बी है ABCD है। तो F1 क्या है बेटा, 1 A 2 B 3 C, मतलब कि 1 2 3 सभी के सभी जो डोमेन वाले हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे एंगेज्ड हैं। और सिंगल सिंगल पेयर बन रहा है, मतलब 1 का ए के साथ सिंगल इमेजेस बन रहे हैं, तो इसका मतलब फलन है। जैसे 1 A 2 B, यहाँ पे बेटा 3 छूट गया, 3 छूट गया, इस वजह से ये फलन नहीं है, क्योंकि 3 का कोई प्रतिबिंब नहीं है, इस वजह से फलन नहीं है। अब 1 1 यहाँ पे देखो सेम सेम दिख गया, 1 1 दोनों से आगे वाले नंबर्स रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, आगे वाले नंबर्स रिपीट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना फंक्शन के लिए। ये भी फलन नहीं है। आपको यहाँ पे लिखा भी है क्यों नहीं है। 1 A 1 B 2 C 3 D एक फलन नहीं है, क्योंकि 1 के दो प्रतिबिंब हैं। आगे बढ़ते हैं। फलन का प्रांत दे रखा है, डोमेन ऑफ ए फंक्शन क्या होता है, समुच्चय ए को फलन का प्रांत कहते हैं। फलन का परिसर क्या होता है, जो समुच्चय बी होता है, जिसमें एलिमेंट्स इंगेज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ एलिमेंट्स लिखते हैं। मान लेते हैं ये 1 2 3 है, ये 2 3 4 5, ये बना, ये ए है, ये बी है। तो डोमेन क्या होगा, या फिर प्रांत क्या होगा, जो सेट ए है, मतलब कि सेट ए का मतलब आगे वाला है 1 2 3, ये डोमेन कहलाएगा। और को डोमेन क्या कहलाएगा बेटा, सेट बी कहलाएगा। पूरा का पूरा सेट बी कहलाएगा। तो सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 4, 2 3 4 5। बट रेंज की बात करें बेटा ना, रेंज ये थोड़ा सा दिक्कत करता है। रेंज का मतलब है कि सेट बी को देखना है और सेट बी के अंदर देखना है। ठीक है, कि कितने एलिमेंट्स इंगेज हैं, जो भी एलिमेंट्स इंगेज है वो रेंज हो जाएंगे। यहाँ पे देखोगे 5 को छोड़ के सारे एलिमेंट्स इंगेज हैं, तो 2 3 4 रेंज हो जाएगा। कितना रेंज हो जाएगा, 2 3 4। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है। रेंज को क्यों बोला जाता है कोडोमेन का सबसेट है, क्योंकि
रेंज जो है कभी कभी कोडोमेन की इक्वल होगी बट हमेशा नहीं होगी, ठीक है। तो रेंज जो है कोडोमेन का क्या है, सबसेट है, कोडोमेन बड़ा है। तो पीछे वाले सेट से हमें दो वैल्यू मिलेगी, कोडोमेन और रेंज। आगे वाला सेट क्लियर है, आगे वाले सेट को हम लोग पूरे के पूरे सेट को डोमेन बोलेंगे, पीछे वाला जो सेट है पूरे पूरे सेट को कोडोमेन बोलेंगे। बस उसके अंदर जो वैल्यू इंगेज है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिसर बोलेंगे या फिर रेंज बोलेंगे। वही चीज यहाँ पे भी है, फलन का परिसर रेंज ऑफ ए फंक्शन फलन के क्रमित युग्मों के दूसरे घटकों का समुच्चय, दूसरे घटकों का मतलब सेट बी का। और कोडोमेन क्या कहलाएगा भाई, समुच्चय बी को फलन का सहप्रांत कहते हैं, समुच्चय बी को फलन का सहप्रांत कहते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े, अब हमें कुछ महत्वपूर्ण फलन देखने हैं, कुछ महत्वपूर्ण फलन देखने हैं, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण फलन देखने हैं, सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस। क्लास 12th में इंपॉर्टेंट है, बस क्लास 11th में हम लोग थोड़ा सा इसका ग्राफ वगैरह देख लेते हैं। पहला फंक्शन क्या है, तत्समक या फिर आइडेंटिटी फंक्शन है। पहला क्या है बेटा, तत्समक, तत्समक फलन, जिसे आइडेंटिटी बोला जा रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर है जी सर। ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स है, ये क्या है बेटा, x एक्सिस है, ये क्या है, y एक्सिस, y एक्सिस, ठीक है। तो इसको बोला जाएगा भाई कौन सा फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब है आपने जैसे ही x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू कितनी मिल गई, 1। जैसे ही आपने 2 रखा, 2 मिल गया, 3 रखा, 3 मिल गया। मतलब कि आप y इज इक्वल टू एक्स रख रहे हैं, y इज इक्वल टू कितना रख रहे हो बेटा, x रख रहे हो, x की वैल्यू कुछ भी रख रहे हो, y की सेम आ रही, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, हमारा आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा, तत्समक फलन कहलाएगा। डोमेन की बात करें, डोमेन की बात करें तो बेटा डोमेन पूरा का पूरा एक्स एक्सिस है, कहीं पे भी ये आपका ऐसा नहीं है कि ये आपका जो y इज इक्वल टू एक्स है कहीं भी टूट नहीं रहा, ठीक है। इसको ऐसे बनाओ नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। इसको मिला दो, नहीं तो कहोगे कि सर बीच में टूट रहा है, अब नहीं टूट रहा है, ठीक है। ये तो कहीं भी टूट नहीं रहा, पूरा का पूरा एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है, तो डोमेन कितना हो जाएगा बेटा, आर। को डोमेन कितना हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा। और रेंज कितना हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा। वैसे हमें को डोमेन से मतलब नहीं है, हमें रेंज से मतलब है, तो रेंज कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो पहला वाला समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं, अचर फलन, अचर फलन या फिर कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। ये क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन की बात करें तो मान लेते हैं ये तो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। y इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, c होता है, एक कांस्टेंट होता है। y इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, c आता है, एक कांस्टेंट आता है, तो हम लोग बोल देंगे कि ये हमारा अचर फलन है, मतलब x पे डिपेंड नहीं करता। किस पे नहीं डिपेंड करता बेटा, x पे डिपेंड नहीं करता। y की वैल्यू x पे डिपेंड नहीं करती है, हर जगह जो है सिंगल वैल्यू देगी, केवल एक वैल्यू देगी, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि अचर फलन बोलेंगे। तो इसका डोमेन बात करें, रेंज बात करें, तो डोमेन क्या हो जाएगा भाई, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। रेंज कितना हो जाएगा, रेंज क्योंकि एक ही वैल्यू आ रही है तो बेटा रेंज कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सी। रेंज कितना है, सिर्फ और सिर्फ सी है, ठीक है। तो दो फंक्शन हम लोग पढ़ लिए, कौन कौन से, एक तत्समक और एक अचर। परिसर कितना है बेटा, सी है, प्रांत कितना है, आर है,
ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू सी फलन को बोला जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं बहुपदी फलन, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब है एक्स की पावर दिया रहेगा, जैसे मान लेते हैं एक्स की पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 3x² प्लस 1x ऐसे करके दिया होगा, इसे हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। पॉलिनोमियल क्या है भाई, देखो पावर बढ़ती जा रही है, यहाँ पे x की पावर 0 थी, उसके बाद बढ़ती जा रही है, इसे बोलेंगे कि भाई कौन से पॉलिनोमियल है, n गैर ऋणात्मक पूर्णांक है और ai बिलोंग्स टू r है। इसका प्रांत और परिसर क्या होता है, r होता है, बहुपद की घात पर निर्भर करता है। प्रांत तो r है, पूरे एक्स एक्सिस पे बनेगा, बट जो परिसर है वो किस पे डिपेंड करेगा, पावर पे, कि 2 पावर है, 3 पावर है, 4 पावर है, क्योंकि ग्राफ अलग अलग बनेंगे। ठीक है, परमेय फलन, रेशनल फंक्शन एंड इरेशनल फंक्शन। एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, जहां पी एक्स और क्यू एक्स बहुएक्स है, बहुपद है, और क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो प्रातः सभी वास्तविक संख्याएं जिनके लिए क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है, तो प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत सभी वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी, केवल एक वैल्यू ऐसी होगी जिसमें नीचे डिनोमिनेटर पार्ट 0 आ रहा होगा, उसको हटा दो, बाकी सब चल जाएगा। मापांक फलन, मापांक फलन इसको हमें देखना है, किसको, मॉडुलस फंक्शन को, मॉडुलस फंक्शन को, मॉडुलस फंक्शन या फिर मापांक फलन। क्लियर है बच्चा, जी गुरु जी। ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। ठीक है, मापांक फलन क्या होगा, ये होगा, ये होगा मापांक फलन। इसे क्या बोलोगे, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, मतलब x की कुछ भी वैल्यू रख लो, y ऑलवेज पॉजिटिव होगा। x की कुछ भी वैल्यू रख लो, y ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो भैया y इज इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ x है। दो तरीके से ब्रेक होगा, दो तरीके से ब्रेक होगा, एक तो x हो जाएगा, दूसरा माइनस x हो जाएगा, जब x ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल टू 0, और जब x लेस देन 0, दो तरीके से। y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये आप लाइन देखोगे y इज इक्वल टू एक्स की, ये क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स की। ठीक है, ये y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है, ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स की है। क्या कभी भी ये ग्राफ नीचे जाएगा, x एक्सिस के नीचे जाएगा, आप कहोगे नहीं सर ये ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ऊपर है। क्या ये पूरे के पूरे x एक्सिस में बन रहा है, जी हाँ, पूरा x एक्सिस में बन रहा है, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि x एक्सिस पे नहीं बन रहा। तो इसका मतलब जो डोमेन है, डोमेन आर कहलाएगा, बट रेंज जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहां से कहां तक, 0 टू इंफिनिटी कहलाएगी, क्योंकि भैया 0 से नीचे तो जा नहीं रहा, कभी भी ग्राफ 0 के नीचे नहीं जा रहा, तो रेंज कितनी हो गई बेटा, 0 टू इनफाइनाइट हो गई। ठीक है, यही चीज यहां पे भी है, ग्रेटर देन पे x है, लेस पे 0 है, तो 0 टू इंफिनिटी, या फिर r प्लस यूनियन किसके साथ, 0 के साथ। क्लियर है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोल सकते हो। आगे बढ़े हम लोग, अगला है सिग्नम फंक्शन। ठीक है, सिग्नम फंक्शन हमें क्या देखना है, सिग्नम या फिर चिन्ह फलन जिसे बोला जाता है, सिग्नम। सिंगम नहीं है भाई, सिग्नम फंक्शन है, या फिर इसे क्या बोला जा रहा है, चिन्ह फलन। ठीक है, अब ये क्या बोला है सर, ये ये तो बेटा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस। भाई सिग्नम एक्स जो होता है, जो सिग्नम एक्स होता है,
ये 3 तरीके से ओपन होता है। एक तो 0 होता है जब x इज इक्वल टू 0 होता है, एक -1 होता है जब x लेस देन 0 होता है, एक 1 होता है जब x इज इक्वल टू x ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, तो ये आ रहा, मतलब कि x इज इक्वल टू 0 पर 0 और x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 1 पर, एक सेकंड, ये इधर खाली हो जाएगा और इधर भी ये खाली हो जाएगा। अब इसको बना लो, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी लाइन है भैया, y इज इक्वल टू 1 की। ये किसकी लाइन है, y इज इक्वल टू -1 की। इधर क्या है, x ग्रेटर देन 0 है, इधर क्या है, x लेस देन 0 है। ये क्या है भाई, x इज इक्वल टू 0 है। बन गया ग्राफ सिग्नम x का। तो सिग्नम x के 3 पॉइंट्स हैं, कौन कौन से, मतलब कि 3 पॉइंट्स निकल के आएंगे, रेंज में 3 ही पॉइंट्स आएंगे, कौन से, -1, 0 एंड 1। रेंज पूरे x एक्सिस पर, सॉरी डोमेन पूरे x एक्सिस पे। तो डोमेन की बात करें और रेंज की बात करें तो कितना है भाई, -1 है, 0 है, 1 है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है। तो भाई सिग्नम फंक्शन हो गया, परिसर आपको पता हो गया, -1 से 0 से 1 तक। अब हमें एक और देखना है, महत्तम पूर्णांक फलन। कौन सा देखना है बेटा, महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है, इसको और देख लेते हैं हम लोग, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सर ये क्या बवाल चीज है, देखो ये सीढ़ी नुमा होता है, सीढ़ी नुमा। ठीक है, इसे GIF बोला जाता है, GIF फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं x की वैल्यू है 2.5 या फिर 2.9, तो जब हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर को लिखा जाएगा जो कि 2 आएगा। और अगर मान लेते हैं x इज इक्वल टू 2.0001 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फिर से कितना लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा। बट अगर ये निगेटिव आता, मान लेते हैं माइनस का 2.999, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे कितना आएगा बेटा, -3 आएगा। और इधर आ जाओ, x इज इक्वल टू -2.00001, तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आता बेटा, -3 आता। तो मतलब कि हमें इंटीजर लेना है, मैक्सिमम हमें क्या लेना है बेटा, इंटीजर लेना। क्या लेना है, इंटीजर लेना है। ठीक है, इंटीजर वाली वैल्यू लेनी है। तो x इज इक्वल टू 0 पे कितना आएगा, 0 आएगा। x इज इक्वल टू 0 पे कितना आ रहा, 0 आ रहा। 0 से जैसे आगे बढ़ोगे तो भी 0 आएगा। कहां तक, ये x इज इक्वल टू 1 है। अब यहां से फिर से फिल होगा, यहां तक जाएगा। और ये क्या है बेटा, x इज इक्वल टू 2 है, ये खाली हो जाएगा। फिर यहां से फिल होगा, आगे जाएगा, ये खाली हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3। मतलब 2 और 3 के बीच में जो भी वैल्यू होगी उसके लिए क्या होगा, y इज इक्वल टू 2 ही आएगा। ये y इज इक्वल टू 1 है, ये y इज इक्वल टू 2 है। नीचे आ जाओ भाई, नीचे आ जाओ, ये कितना है, -1 है। अब नीचे कैसे फिल करोगे, नीचे कैसे फिल करोगे भाई, ये आपका है, फिर ये खाली होगा, इधर जाएगा, ये फिल होगा। ये कितना है, y इज इक्वल टू -1, और ये कितना है, y इज इक्वल टू -2। ठीक है, जैसे ही आपने 0 से बड़ी वैल्यू रखी निगेटिव में, माइनस का 0 पॉइंट समथिंग 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 रखा, तो y की वैल्यू कितनी आ रही, -1 आ रही।
तो ये जो आखिरी में हमने लिखा है ये वाले इंपॉर्टेंट है, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों। ठीक, तो ये जो सीढ़ी नुमा ग्राफ बन रहा है, इसी सीढ़ी नुमा ग्राफ को हम लोग क्या बोलेंगे भैया? सीढ़ी नुमा ग्राफ को क्या बोलेंगे? जीआईएफ फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, जीआईएफ का ग्राफ बोलेंगे। तो डोमेन क्या आएगा? डोमेन तो सर पूरा का पूरा आर आएगा, बट रेंज की बात करें तो रेंज बेटा सिर्फ और सिर्फ इंटीजर आएगा, पूर्णांक आएगा। रेंज क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक आएगा, जैसे -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4 ये वाले। तो ये क्या कहलाएगा? महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है, प्रांत आर है, परिसर जेड है, पूरा का पूरा। लघुत्तम पूर्णांक फलन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन। इसमें बेटा ज्यादा कुछ आपको नहीं समझना है, ना ही आपके सिलेबस में है, बस दे रखा है। प्रांत आर होता है, परिसर जेड होता है, पूर्णांकों का समुच्चय होता है। ठीक है, क्लियर है? पूर्णांकों का समुच्चय होता है। आप इसको छोड़ भी सकते हो, कहीं कहीं पढ़ाया जाता है, कुछ बोर्ड्स में इसे पढ़ाया जाता है। ठीक है, कुछ बोर्ड्स। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, फलन की बीजगणित। ठीक है, फलन की बीजगणित, और उसका कुछ हम लोग देखते हैं, प्रयोग करते हैं क्या होता है। हमें क्या करना है? जैसे मान लेते हैं f x टेंस टू r, g x टेंस टू r, दो फलन है। हम इन्हें निम्नानुसार पर जोड़ सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, घटा सकते हैं, भाग कर सकते हैं। जैसे दो फंक्शंस हैं f प्लस जी एक्स, तो हम लोग दोनों फंक्शन को क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स प्लस जी एक्स, अलग अलग कर सकते हैं। अच्छा, इनका डोमेन क्या होगा? डोमेन क्या होगा? जैसे डोमेन की बात करें, मान लेते हैं हमारे पास दो फंक्शन है, जैसे साइन एक्स, मान लेते हैं हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू है साइन एक्स, और जी एक्स इज इक्वल टू कितना है बेटा? 2 है। तो एफ, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? एफ प्लस जी कर रहे हैं। तो ये क्या आएगा? एफ एक्स आएगा प्लस का जी एक्स आएगा, मतलब कि ये आ रहा साइन एक्स प्लस 2, साइन एक्स प्लस 2। अब इनका हमें डोमेन निकालना है, तो हमें डोमेन में क्या करना है? दोनों का डोमेन का हमें क्या करना है? इंटरसेक्शन। दोनों के डोमेन का क्या करना है? इंटरसेक्शन। जो भी वहां से कॉमन आएगा उसे हम बोल देंगे दोनों का कंबाइंड डोमेन। अलग अलग तो अलग हो सकता है, कंबाइंड डोमेन। क्लियर है? सिमिलर, माइनस कर रहे हो तो भी वही, इनटू कर रहे हो तो भी वही, और डिवाइड कर रहे हो तो नीचे वाला जो फंक्शन है उसको हटा देना। ठीक है, एफ एक्स तथा जी एक्स बशर्ते जी एक्स नॉट इक्वल टू 0, जी एक्स आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो दोनों का डोमेन माइनस करना है और जी एक्स को नहीं लिखना है। जैसे इसके लिए एक एग्जांपल है, मान लेते हैं x प्लस 2 है, x माइनस 3 है, x प्लस 2 है, x माइनस 3 है। ये इसका डोमेन r होगा, इसका भी r होगा, तो r माइनस कितना हो जाएगा? 3। हम लोग 3 नहीं रख सकते डोमेन, तो ये नीचे वाले का एग्जांपल है। क्लियर है यहां तक? डन है भैया, डन है। अब आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग बनाने जा रहे हैं, और देखते हैं क्या आ रहा भैया। तो हम लोग इस चैप्टर में पूरी थ्योरी कवर कर चुके हैं। अब हम लोग 1 बाय 1 करके, एक एक करके सारे क्वेश्चन फटाफट उड़ाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, यदि a इज इक्वल टू 1,2। ठीक है, पहला सेट है 1,2, देन फाइंड आउट करना है a, b। अच्छा, a क्रॉस b, सॉरी, a क्रॉस b फाइंड आउट करना है हमें। क्या क्या गिवन है? पहला सेट है 1,2, सेकेंड सेट है a, b। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा? a क्रॉस b। a क्रॉस b क्या होता है? कार्तीय गुणन होता है। a क्रॉस b क्या होता है बेटा? कार्तीय गुणन होता है, जिसे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये हमको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट होता है सर? पहले हम लोग सेट ए का एक एलिमेंट उठाएंगे, सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स आपको दिखे सबके साथ पेयर बना दो, फिर सिमिलर सेकेंड उठाएंगे, ऐसे करते हुए हम लोग सारे पेयर बनाएंगे। 1 हमने उठाया, ए के साथ पेयर बनाया, बी के साथ बनाया। उसके बाद हम लोग 2 उठा रहे, ए के साथ पेयर बना रहे, बी के साथ पेयर बना रहे, मतलब कि टोटल 4 पेयर बनेंगे। 1, ए, 1, बी, 2, ए,
टू कॉमा बी। ढूंढो चारों पेयर कहाँ पे है, इसमें तो 2 है, गलत बात है, 2 तो होंगे नहीं, इसमें भी 2 है। 4 किस में है भाई, इन दोनों में है। अब ढूंढो 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी, ये सही है। कौन सा सही है भाई, सी वाला सही है। अच्छा आखिरी वाला क्यों गलत है, आखिरी वाला क्यों गलत है सर, आपने बताया था कि ए कॉमा बी हमेशा इक्वल नहीं होगा बी कॉमा ए के, ठीक है, इक्वल नहीं होगा किसके, बी कॉमा ए के। तो इसमें भाई बी कॉमा 2 कैसे आ गया और ए कॉमा 1 कैसे आ गया, 1 कॉमा ए सही है 2 कॉमा ए बी सही है, ये कैसे आ गया, उल्टे कैसे हो गए, पहले 1 कॉमा ए आना चाहिए था फिर 1 कॉमा बी आना चाहिए था, बट यहाँ पे ये दोनों उल्टे लिखे गए हैं, मतलब कि ए कॉमा 1 लिखा गया है और बी कॉमा 2 लिखा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। क्लियर है, चलो भाई अगला। फार्मूले से सीधा डायरेक्ट फार्मूले से क्वेश्चन है। आप कहोगे कि जी सर बिल्कुल फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है कि ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, अगर ए इतना है बी इतना है, ए में इतने एलिमेंट्स हैं बी में इतने। तो अगर हम लोग फार्मूले की बात करें किसका, ए क्रॉस बी का, तो क्या लिखते थे, एन ए इंटू एन बी, यही तो होता था, ठीक है। इन्होंने इसको पी और क्यू बोल दिया, तो बोल देने से क्या हो जाएगा, इन्होंने ए की जगह पी बोला है, क्यू की जगह सॉरी बी की जगह क्यू बोला है, तो एन पी इंटू एन क्यू कर लो। पी की वैल्यू कितनी है 3, क्यू की वैल्यू कितनी है 2, टोटल कितने आ गए 6। किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है सर, बी में दिख रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा 6। क्लियर है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आसान है, बिल्कुल आसान है सर, बहुत ही सिंपल है। अगला भाई, ये भी फार्मूले से है। क्या ये फार्मूला आपको बताया गया है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना था, 2 की पावर पी क्यू था। यहाँ पे पी कितना है भाई, एन पी या फिर पी एन ए, जिसे हम लोग पी बोल रहे हैं, कितना है बेटा 3। क्यू जिसे हम लोग एन बी बोल रहे हैं, कितना है बेटा 2 है। तो 3 और 2 को यहाँ पे सजा लो, 2 की पावर 3 इंटू 2 मतलब 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 आई थिंक 64 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, इंटू 2 करोगे 64 है किसी में। अच्छा इसमें तो आपको पावर ही दे रखा है, ये तो और भाई साहब अच्छे हैं, आपको सॉल्व करने के लिए भी नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं आप पावर में बता दो, सॉल्व तो हम कहीं और से कर लेंगे, तो इन्होंने 2 की पावर 6 में ही आंसर मांगा है। क्लियर है, अगला। एक संबंध आ समुच्चय ए से बी में क्या होता है, समुच्चय ए से बी में संबंध पूछा है। आपको पहले से ही पता है कि भाई जो आर होता है ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। ढूंढो कहीं लिखा गया है ए क्रॉस बी का एक अधिसमुच्चय, गलत बात है भाई, ए क्रॉस बी के बराबर होता है, कभी कभी होता है। ए क्रॉस बी के बराबर होगा जब सार्वत्रिक वाला रिलेशन बनेगा, कभी कभी बराबर होगा, हमेशा बराबर नहीं होगा, कभी कभी बराबर होगा, तो ये भी गलत बात है। तो एक ही सही है, कौन सा, ये वाला। ए क्रॉस बी का क्या होता है बेटा, उपसमुच्चय होता है, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। अगला, संबंध के प्रांत में क्या शामिल होता है, संबंध के प्रांत में क्या शामिल होता है, जैसे 2 सेट होते हैं, आपको बताया था ना 2 सेट होते हैं, तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है, ये पूरा का पूरा सहप्रांत कहलाता है, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं इसको बोला जाता है परिसर। यही तो बात हुई थी, यही तो बताया था आपको कि सेट ए पूरा का पूरा प्रांत, सेट बी पूरा का पूरा सह प्रांत, और सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स इंगेज्ड हैं उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। आ जाओ इधर, क्रमित युग्मों के दूसरे घटक, गलत बात है भाई, दूसरा घटक रेंज कहलाता है।
कर्मित युग्म के पहले घटक बिल्कुल सही है, सह प्रांत के सभी तत्व गलत बात है, परिसर के सभी तत्व। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला, बी करेक्ट है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन परफेक्ट है। आगे बढ़े हम लोग। फलन क्या होता है? फलन क्या होता है? एक समुच्चय होता है क्या? नहीं सर। एक कर्मित युग्म होता है, एक बीजगणितीय व्यंजक होता है, एक प्रकार का संबंध होता है। एक प्रकार का संबंध क्या चीज है भाई? और एक कर्मित युग्म, क्या फलन कर्मित युग्म होता है? बताओ भाई। या फिर एक प्रकार का संबंध होता है? बीजगणितीय व्यंजक गलत बात है। या तो आपका ये कर्मित युग्म सही है, एक प्रकार का संबंध भी सही है। संबंध के प्रकार वैसे 4 ही होते हैं, बट अगर रिलेशन फंक्शन की बात करें तो फंक्शन रिलेशन होता है, बट सभी फंक्शन सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होते। सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होते। तो इसका मतलब क्या है? कर्मित युग्म हमें सही लग रहा है। वैसे पहला भी सही हो सकता है, बट कर्मित युग्म ज्यादा सही लग रहा है, क्योंकि कर्मित युग्म के फॉर्म में ही तो हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अच्छा ये गलत होगा, सॉरी ये गलत होगा बेटा, ये सही है, एक प्रकार का संबंध ही है। क्योंकि कर्मित युग्म में आगे वाला नंबर भी तो रिपीट हो सकता है। कर्मित युग्म का मतलब क्या है? 1,2 1,3 कर लो, उसमें 1 वाला एलिमेंट्स भी तो रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब पहला सही है, एक प्रकार का संबंध है। क्लियर है? कह रहा है कि एक फलन f सच दैट a टू b के लिए समुच्चय a को क्या कहते हैं? ये तो आपको पता ही है भाई, जैसे कोई फंक्शन है a टू b, इसको बोलते हैं प्रांत, इसको बोला जाता है सहप्रांत। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? इसको प्रांत बोलेंगे। कहां पे प्रांत लिखा है? ये ऑप्शन सी, ऑप्शन सी प्रांत। सहप्रांत कौन सा होता? बी वाला होता। बी क्या कहलाता बेटा? हमारा सहप्रांत कहलाता। और सी सॉरी ए क्या कहलाएगा? हमारा प्रांत कहलाएगा, कोडोमेन एंड डोमेन। ठीक है, अगला एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है, तो एक्स यहाँ पे f-3 आपको फाइंड आउट करना है। f-3 फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे? सिर्फ x की वैल्यू रखनी है। x की जगह कितना है बेटा? -3 है। क्या फाइंड आउट करना है? सर एफ एक्स का फंक्शन है हमारे पास, और ये गिवन है एक्स स्क्वायर, और फाइंड आउट करना है -3। तो भैया x की जगह क्या रख रहे हो? -3 रख रहे हो, तो यहाँ पे रख दो -3, -3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? 9। क्लियर है? -3 की जगह कुछ और होता तो हम लोग कुछ और रख लेते, क्या ही फर्क पड़ता है। तो कितना आ गया भाई? 9 आ गया। 9 किस में है? बी वाले ऑप्शन में है। ठीक है, कुछ और बोलता तो कुछ और रख लेते। क्लियर है? परिसर आपको बताना है। क्या बताना है बेटा? परिसर बताना है। परिसर ढूंढ के बताओ क्या आएगा। परिसर किसका? मॉड ऑफ एक्स का। क्या मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ पता है? जी सर बिल्कुल पता है, ये सर मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। सर ये 0 के ऊपर है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो भैया परिसर रेंज पूछा है। रेंज कहां से कहां तक बेटा? 0 टू इंफिनिटी, सबको याद है। ग्राफ अभी बताया था, थोड़ी देर पहले ही तो ग्राफ बताया था। तो 0 टू इंफिनिटी कहां पे है? सभी वास्तविक संख्याएं गलत बात है, 0 टू इंफिनिटी सही बात है, बी वाला सही बात है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन याद आ रहा है सर, 3 ही वैल्यू होती है, और अगर ये सिग्नम फंक्शन है तो 3 वैल्यू होगी। कौन कौन सी? एक सर 0, एक -1 और एक +1। तो ये क्या कहलाता है? हमारा रेंज कहलाता है। और इन्होंने पूछा भी क्या है? रेंज ही पूछा है, परिसर ही पूछा है। तो ढूंढो कहां पे है? -1 से 0 1, -1 0 1। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट,
अब ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन याद है? हाँ सर याद है, भूले नहीं है। ये इसको फिल करते थे, ये खाली होता था, फिर ऊपर फिल करते थे, खाली होता था, ऊपर फिल करते थे, खाली होता था। यहाँ पे खाली होता है, फिल करते हैं, खाली होता है, फिल करते हैं, खाली होता है, फिल करते हैं। ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इसका परिसर क्या हो जाएगा, सभी पूर्णांक। क्या हो जाएगा बेटा, सभी पूर्णांक। देखो y में क्या आ रहा है, ये बीच में नहीं है ना, ये बीच में नहीं है, सिर्फ यहां से है, फिर यहां तक है, फिर ये गलत है, मतलब इस पॉइंट को ले रहा, इस पॉइंट को ले रहा, बीच बीच में गैप आ रहा है, जंप कर रहा है, बीच बीच में क्या हो रहा है भाई, जंप कर रही है वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक वाली वैल्यू यही ले रहा है, बाकी छोड़ दे रहा। क्लियर है? नेक्स्ट, अगला कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू इतना है और जी एक्स इज इक्वल टू इतना है, तो देन आपको एफ प्लस जी एक्स फाइंड आउट करना है। कैसे सॉल्व करोगे, दो फंक्शन का बीजगणितीय सम है, तो फार्मूला क्या था, एफ एक्स प्लस, क्या था भाई, एफ प्लस का जी, और इसका फार्मूला क्या था, एक्स का, एफ एक्स प्लस का जी एक्स, ये फार्मूला था। जी सर यही फार्मूला था, तो अलग अलग रख लो ना बेटा। क्या रखना है, एक्स प्लस वन है प्लस एक्स माइनस वन है, तो ये कितना आ गया बेटा, 2x आ गया। कितना आ गया, 2x, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, इसमें क्या करना है हमें, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x गिवन है, जी एक्स इज इक्वल टू 3 गिवन है, देन एफ इंटू जी एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते थे भैया, एफ इंटू जी एक्स को बोला जाता था एफ एक्स इंटू जी एक्स। जी सर, एफ एक्स की वैल्यू रख लो, कितना है, 2x है, और जी की वैल्यू 3 है, तो ये आ गया 6x। कौन से ऑप्शन में चमक रहा है, बी वाले में सर चमक रहा है, तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। कितना आ रहा, 6x आ रहा। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बताया है, इनटू करना है तो कैसे करेंगे, माइनस करना है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो क्या करना है, ये सारी चीजें आपको बता रखी है। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रांत पूछा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या पूछा है भाई, प्रांत पूछा है, एफ ऑफ जी एक्स का प्रांत पूछा है। तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स लिखते हैं। एफ एक्स कितना है बेटा, एक्स स्क्वायर है, जी एक्स कितना है, एक्स है, आया कितना, एक्स है, आया कितना बेटा, एक्स है। अब यहां पे आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, आप स्वतंत्र हो, आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, तो इसका मतलब आर है किसी ऑप्शन में, ए वाले में, ए वाले ऑप्शन में। ठीक है, अगर यही नीचे एक्स आ रहा होता तो हम लोग जीरो नहीं रखते, ऊपर आ रहा है तो कुछ भी रख सकते हो, स्वतंत्र हो आप रखने के लिए। नेक्स्ट, संबंध दे रखा है एक्स वाई, वाई बिलोंग्स टू एन, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का प्रांत है एक्स कॉमा वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का प्रांत पूछा है। क्या आएगा भाई, एक्स वाई दोनों बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। देखो इन्होंने बोला कि एक्स कॉमा वाई रखना है जहां जहां एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और सिमिलर वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। क्लियर है? प्रांत पूछा है, प्रांत, प्रांत प्रांत प्रांत। ठीक है, आपने x की वैल्यू 1 रख सकते हो, बिल्कुल y इज इक्वल टू 6 आएगा, 2 रख सकते हो, बिल्कुल y इज इक्वल टू 7 आएगा। तो ऐसे करते हुए अनंत तक जा सकते हो, जितना मन करे उतना रख लो। तो कितना रख पाओगे, ऑप्शन सी वाला। भाई 5 तक लिमिट नहीं है, उसके आगे भी रख सकते हो, 5 तक जरूरी नहीं है, उसके आगे भी रख सकते हो। तो पूरा कहां तक, सी तक। ठीक है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक। क्लियर है भैया?
निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ एक फलन को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ एक फलन को दर्शाता है? फलन का मतलब है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, फलन आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने पर, एक्स एक्सिस के पैरेलल या फिर समांतर, समांतर रेखा खींचने पर केवल एक बार कट करें। कितनी बार भैया? केवल और केवल एक बार कट करे तो उसे हम, ठीक है। तो हमारे पास क्या है भाई? एक वृत्त है बेटा, एक वृत्त है, एक वृत्त है। जैसे ही आपने खींचा, दो लाइन, दो पॉइंट पे कट कर किया, गलत बात है। एक ऊर्ध्वाधर रेखा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल खींच दो, एक ही पॉइंट पर, ये सही हो जाएगा। एक परवलय है, गलत बात है, एक्स अक्ष के समांतर खुलता है। एक परवलय जो वाई अक्ष के समांतर है। अच्छा एक सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ एक फलन को दर्शाता है? वृत्त नहीं हो सकता है, ठीक है, वृत्त नहीं हो सकता है। एक ऊर्ध्वाधर रेखा, परवलय जो एक्स अक्ष के समांतर खुलता है, एक्स अक्ष के समांतर मतलब कि ये वाला, और एक परवलय जो वाई अक्ष के समांतर है, वाई अक्ष के समांतर है ये वाला। ये तो गलत बात है, ये तो होगा नहीं, ये हो सकता है। अच्छा, ये x की एक वैल्यू के लिए y के दो मान आएंगे ना, x की एक वैल्यू के लिए। एक परवलय जो x अक्ष के समांतर है, x एक्सिस के समांतर, अच्छा ये y एक्सिस, सॉरी ये y एक्सिस के समांतर, y एक्सिस के समांतर रेखा खींचने पर केवल एक बार कट करे, केवल एक बार कट करे। तो ये भी गलत है भाई, ये वाला सही है, आखिरी वाला, ये वाला सही है। ध्यान से सुनना, आप सर्कल लोगे, सर्कल लोगे तो भी आप क्या करोगे? दो पॉइंट पे कट हो रहा है। ऊर्ध्वाधर रेखा इनफाइनाइट पॉइंट पे कट कर रहा है। परवलय एक्स अक्ष के समांतर खुलता है, एक्स अक्ष के समांतर खुलता है, तो ये वाला दो पॉइंट पे यहाँ पे और यहाँ पे कट कर रहा है, ये गलत है, ये सही है। परिभाषा चेंज कर लो, वाई एक्सिस के समांतर, किसके समांतर बेटा? वाई एक्सिस के समांतर रेखा खींचने पर अगर ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे कट करके जा रहा है तो हम कह देंगे कि भैया ये ग्राफ क्या है? ग्राफ क्या है? फंक्शन, ठीक है, फंक्शन है। अगला क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस टू। तो एफ एक्स का प्रांत पूछा है कि आप प्रांत बताओ भाई क्या आएगा, इसका प्रांत क्या आएगा? कितना है? एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस टू। तो बेटा प्रांत जब पूछेगा ना तो ये वैल्यू हमेशा जीरो या फिर जीरो से बड़ी होगी, जीरो या फिर जीरो से बड़ी होगी। मतलब x ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू, मतलब कि x बिलोंग्स टू कहां से? टू से इंफिनिटी। है कहीं पे टू से इंफिनिटी? ये रहा टू से इंफिनिटी, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है बेटा, तो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। ये वाला हो गया। जब भी आपको ऐसा कोई फंक्शन दिखे, मान लेते एफ एक्स है और यहाँ पे बोल दिया जाए कि रूट के अंदर x है, कुछ भी है, तो हमेशा ध्यान रखना कि x ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा। x ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि रूट के अंदर वाली वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगी, रूट के अंदर वाली वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा। जीरो हो सकता है चलेगा, जीरो से बड़ा होगा, जीरो या फिर जीरो के बड़ा होगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस वन है, तो एफ एक्स का प्रांत ज्ञात करें। प्रांत अभी मैंने आपको बताया था कि जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है उसको नॉट इक्वल टू जीरो कर दे। जैसे मान लेते हैं एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, ठीक है, यहां पे क्या बोला था? इसका डोमेन D1 है, इसका डोमेन D2 है, तो D1 इंटरसेक्शन D2 होगा, ठीक है,
D1 इंटरसेक्शन D2 होगा और माइनस का कितना होगा बेटा, माइनस का ये वाला फंक्शन नॉट इक्वल टू 0 होगा, gx नॉट इक्वल टू 0, gx नॉट इक्वल टू 0, ये वाला होगा। तो यहाँ पे देखो ऊपर तो 1 है, कांस्टेंट नंबर है, तो 1 क्या ही डोमेन होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ पे x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 1। तो बेटा डोमेन हो जाएगा r माइनस का 1, डोमेन क्या हो जाएगा बेटा, r माइनस का 1, मतलब कि डोमेन में 1 नहीं आएगा। सर 1 क्यों नहीं आएगा बेटा, x की वैल्यू 1 जैसे ही आप रखोगे, डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो रहा है, इसका मतलब इन्फिनिटी की साइड जा रहा है, और इन्फिनिटी की साइड जाने का मतलब समझ रहे हो, समझ रहे हो? जी सर समझ रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा। तो r माइनस का 1। नेक्स्ट, यदि a इज इक्वल टू 1,2 है तो a पर परिभाषित मतलब का खुद के साथ संबंध f सच दैट a टू a है। अब b फंक्शन नहीं है, a टू a देखना, परिभाषित सभी संबंधों की संख्या ज्ञात करनी है सभी संबंधों की। तो भैया टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या था, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या था, 2 की पावर p q। बट भैया यहाँ पे p इज इक्वल टू q है, क्यों, क्योंकि दोनों सेट समान है, दोनों सेट एक ही है, सेट a है, दोनों सेट क्या है, समान है, a पर परिभाषित सभी संदर्भ। तो n इज इक्वल टू कितना है बेटा, 2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 4 और ये 16, कितना आया बेटा, 16 है ऑप्शन में। जी सर बिल्कुल है, ऑप्शन सी दिख रहा है। तो कितना आ गया, 16 आ गया, क्लियर है, तो ऑप्शन सी सही है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन वाला फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर हम लोग बात करें ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं, ये दो फार्मूले हम लोग आज पढ़े। ए क्रॉस बी में मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, सिमिलर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं, ये दोनों फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। नेक्स्ट, आपसे पूछा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो यह किस प्रकार का फलन है, अचर फलन है, तत्समक फलन है, मापांक फलन है। बहुपदी फलन सुना था जिसमें x की पावर का कुछ तो बात हुई थी, कुछ बात हुई थी, मतलब कि क्या था बहुपदी फलन, x की कुछ पावर थी, और यहाँ पे क्या है, x की कुछ पावर ही है। तो अचर फलन नहीं होगा, तत्समक नहीं होगा, मापांक नहीं होगा, होगा क्या, बहुपद फलन। बहुपद फलन, इसका थोड़ा सा ग्राफ भी आपको पता होना चाहिए, एक्स क्यूब का ऐसे कुछ बनता है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स एक्सिस होता है और ये y एक्सिस, ध्यान रखना नहीं तो पता चले कि निपट जाओ। fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, डन है यहां तक भाई। अब हम आते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी निपटाने बहुत जरूरी हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं सब्जेक्टिव वाला, क्या पूछ रहा है, यदि a इतना है b इतना है तो एक संबंध r को a से b इस प्रकार परिभाषित कीजिए कि r x कॉमा वाई, वाई इज इक्वल टू 2x, जहां पे x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b है, ये बोला गया है। मतलब कि हमें क्या करना है, दो बनाने हैं a b, a में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, इसमें कितने हैं 2 4 6 8 है, ये हो गया भैया a, ये b हो गया। इन्होंने बोला कि भैया y इज इक्वल टू 2x है, मतलब कि जैसे ही आपने x की वैल्यू 1 रखी, y कितना आया, 2 आया, और x की वैल्यू 2 रखी, y कितना आया, 4 आया, 3 रखा 6 आया, 4 रखा 8 आया, कुछ और आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ये जो रिलेशन बना भाई, r क्या बना सर, r क्या बना, यहाँ पे देखो 1, 2, 2, 4, 3, 6 एंड 4, 8, ये बन गया 1, 2, 2, 4, 3, 6 एंड 4, 8, ये बन रहा है, ठीक है भैया। अब इसमें जो पूछ रहा है वो बताओ, r को कर्मित युग्मों के समुच्चय के रूप में लिखिए। जी सर पहला हम लोगों ने लिख लिया, कर्मित युग्म का मतलब यही रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, पहला कन्वर्ट कर लिया। दूसरा,
आर का प्रांत, परिसर और सह प्रांत ज्ञात कीजिए भाई। दूसरा डोमेन, डोमेन का मतलब है पूरा का पूरा ये जो एक्स वाली वैल्यू है क्या क्या आ रही है 1 से लेके 4 तक। और रेंज की बात करो या फिर कोडोमेन की बात करो, दोनों सेम है। और ये कितना है 2468, 2468 दोनों सेम है। बी वाले में कोई एलिमेंट्स छूट नहीं रहा, तो बी में जब कोई एलिमेंट्स छूट नहीं रहा तो इसका मतलब कोडोमेन इज इक्वल टू हमारा क्या है, रेंज है। क्या आर एक फलन है? आपने उत्तर का औचित्य साबित करिए। क्या आर एक फलन है? फलन का मतलब है कि एक्स वाली वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए और आगे वाले सेट में कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। क्या आगे कुछ छूट रहा है? नहीं सर, कुछ नहीं छूट रहा है। क्या वन का मल्टीपल इमेजेस बन रहे हैं? नहीं बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, थर्ड वाला फलन है। क्योंकि क्योंकि सेट ए में कोई अवयव छूट नहीं रहा है तथा सेट ए के किसी भी अवयव का, ये लिखना भी होगा क्योंकि औचित्य बोला ना, अवयव का एक से ज्यादा इमेज नहीं है, एक से ज्यादा इमेज बी में नहीं है। मतलब कि केवल और केवल एक ही है। और यही चीज तो बोल रहा था, ये आपको बताना है कि सेट बी में केवल एक इमेज होना चाहिए तभी फलन है। और ये बात हमें यहाँ पे लिखना भी है। क्यों लिखना है? क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि उत्तर का औचित्य साबित कीजिए, प्रूव करिए कि भाई आप सही बोल रहे हो। क्यों सही बोल रहे हो? क्योंकि भाई ये डिफिनेशन होती है, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, इस वजह से हम कह रहे हैं कि नहीं है। ठीक है, अगर सिर्फ इतना ही पूछता, सिर्फ इतना पूछता क्या आर एक फलन है, हम कह देते हाँ जी फलन है, बात खत्म। लेकिन इन्होंने आगे भी पूछा है तो हमें आगे भी बताना पड़ेगा। तो जितना पूछेगा उतना तो बताना ही पड़ेगा भाई। कम पूछता तो कम बताते। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, दो फलन है। देन हमें पहले ऐड करके पूछा है, फिर माइनस करके, फिर इनटू करके, फिर आखिरी में प्रांत पूछ लिया। ठीक है, वन बाय वन करके हम सारे क्वेश्चंस को निपटाते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, एफ एक्स प्लस का जी एक्स। इसको क्या लिखोगे भैया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस का x माइनस का 1, ये 1 1 हटा दो भाई। ये कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, या फिर x कॉमन ले लो, x प्लस 3। नहीं भाई, दूसरे में आ जाओ। सर इसको ऐसे लिख दो, जी बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 और यहाँ पे माइनस का x प्लस का 1। ठीक है, तो ये कितना आ रहा, एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2 आधे घंटे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2, ये आंसर हो जाएगा। ऊपर x प्लस 3 आ रहा। क्लियर है, आ जाओ इधर। इंटू करना था सर, इसको हम लोग दोनों को इंटू कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत है, आपने तो बहुत बार बता चुके हैं इसको। तो अच्छा इसको लिख लो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, किसी को दिक्कत है? और इसको लिख लो x माइनस 1, तो इसको ऐसे लिख सकते हो x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अलग अलग भी लिख सकते। क्लियर है। अब ये आता है प्रांत। प्रांत क्या है भाई, एफ अपॉन जी एक्स है, इसको लिखोगे एफ एक्स अपॉन जी एक्स। और ये क्या आ रहा है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये आ रहा एक्स माइनस 1। ऊपर क्या आ रहा है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे आ रहा एक्स माइनस 1। बेटा ऊपर तो आर है, ऊपर आर लिख सकते हो। तो इसका जो प्रांत आएगा, प्रांत
आर माइनस का ये जो वैल्यू है नीचे वाली, इसको नहीं रख सकते, मतलब कि 1 नहीं रख सकते। प्रांत कितना आया, आर माइनस का 1। 1 क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे ही आप 1 रखोगे बेटा डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर पार्ट 0 होते ही इनफाइनाइट की साइड लेके जाएगा, और इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है, हमें इनफाइनाइट नहीं लाना है। अच्छा जी, क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित फलनों की प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का मॉड ऑफ एक्स। बेटा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, ये था सर, ये क्या था, ये तो भाई माइनस करोगे तो माइनस ये हो जाएगा, ये अब इधर बन गया, ये ग्राफ इधर बन गया। तो प्रांत क्या पूछा है, प्रांत, ठीक है भाई। पहले का प्रांत डोमेन, डोमेन ग्राफ से देख लो आर है। रेंज, रेंज कितना है बच्चा, रेंज कितना है सर, नीचे से जा रहा है माइनस इनफाइनाइट से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से 0 तक जा रहा है। ठीक है, हो गया, माइनस इंफिनिटी से 0 तक आ रहा है। इसको देखो भाई, इन भाई साहब को, इनको बोला गया है क्या, अच्छा डोमेन, पहले तो डोमेन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, बी वाले को सॉल्व करते हैं। बी वाला क्या है भाई, जी एक्स, रुक जा भाई, बी जी एक्स है √9 माइनस का एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, पहले हम लोग प्रांत निकालते हैं, प्रांत, प्रांत का मतलब डोमेन। सर आपने अभी बताया था कि डोमेन निकालेंगे तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन 0 करेंगे। क्यों, क्योंकि ये अंदर वाली वैल्यू कभी 0 नहीं, सॉरी निगेटिव नहीं हो सकती, नॉन निगेटिव होती। तो 9 माइनस का एक्स स्क्वायर, यहां से कह सकते हो कि भैया एक्स स्क्वायर माइनस का 9 लेस देन आर इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 3 एंड -3। तो यहां से आप कह सकते हो कि भैया डोमेन जो आ रहा है, डोमेन जो बेटा डोमेन आ रहा है वो क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -3 से 3 तक, डोमेन आ गया। दूसरा मुद्दे की बात, रेंज निकालना थोड़ा सा टफ होता है, डोमेन तो कोई भी बालक निकाल लेगा। अब हमें क्या करना है, रेंज फाइंड आउट करना है, इसका फंक्शन y इज इक्वल टू √9 माइनस का एक्स स्क्वायर। करते हैं भाई, दोनों साइड स्क्वायर कर लो, y स्क्वायर 9 माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 9 माइनस का वाई स्क्वायर। क्लियर है, x इज इक्वल टू रूट के अंदर 9 माइनस का वाई स्क्वायर। यहां y वैल्यू कितनी है, -3 से 3 है, और यहां पे देखोगे ये ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। तो भैया इन दोनों को कंबाइन करो, इन दोनों को कंबाइन करो, तो y बिलोंग्स टू कितना, 0 to 3, क्योंकि निगेटिव नहीं होगा बालक, निगेटिव नहीं होगा। तो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है भाई, ये वैल्यू कह रही है कि 0 से बड़ी है, और ये कह रही है -3 से स्टार्ट हो रहा है। भाई 0 तक तो पहुंचो, क्योंकि ये तो पहले ही हटा रहा है ना 0 तक की वैल्यू। तो 0 से 3, तो रेंज कितना आ गया बेटा, यही 0 से 3। क्लियर है, ध्यान रखना है, ये अच्छा क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट अच्छा क्वेश्चन है। अब हम लोग सी वाले पॉइंट पे चलते हैं, सी वाले पे, ठीक है। दो दो क्लियर है, दो क्लियर है भाई, यहां तक क्लियर है। ये रेंज वाला पोर्शन आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है, रेंज वाले पोर्शन पर जरूर फोकस रखना। रेंज कैसे निकालते हैं, जैसे y इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग y को यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, फिर जो x की वैल्यू आएगी वहां से हम लोग y निकालेंगे। y कहां से कहां तक हो सकता है, ठीक है, इनवर्स वाला जैसे चलता है ना, इनवर्स वाला वही चल रहा है, सेम। क्लियर है, चलो भाई थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सी वाले। सी में क्या है सर, एच एक्स है एक फंक्शन, और इन्होंने बोल रखा है, कुछ तो बोला है भाई, क्या बोला है, एच एक्स बोला है कि 1/x² -9 है।
1/x² -9 है। और पूछा क्या है इसमें? अच्छा, दोनों पूछा है, डोमेन और रेंज बताना है। ठीक है, तो डोमेन निकालने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि भैया x² माइनस का 9 नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 3 एंड -3, ये नहीं हो सकता। तो डोमेन क्या हो जाएगा भाई? डोमेन r माइनस का -3 एंड 3, ये दो वैल्यू हटा दो, ये डोमेन कहलाएगा। ठीक है, यहां तक तो बात ठीक है सर। दूसरा आगे, आगे क्या है? रेंज हमें फाइंड आउट करना है। रेंज, रेंज क्या है भाई? 1/x², वाई इज इक्वल टू कितना है? 1/x² माइनस का 9 है, इसको इधर लेके आओ। x² माइनस 9 इज इक्वल टू 1/y, x² इज इक्वल टू 1/y प्लस का 9। यहां से सॉल्व कर लो, 1 प्लस 9y अपॉन में y, तो x इज इक्वल टू कितना? रूट के अंदर 1 प्लस 9y और ये रूट y। अब यहां से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है y की वैल्यू। ठीक है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहली चीज, यहां से y नॉट इक्वल टू 0 होगा। दूसरी चीज, 1 प्लस 9y ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, तो 9y ऑलवेज -1, y ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस का 1/9। कितना आ रहा है? y की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस का 1/9 आ रहा है। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ रही? ग्रेटर देन माइनस का 1/9। इक्वल नहीं लगा सकते, इक्वल नहीं लगा सकते। क्यों इक्वल नहीं लगा सकते? क्योंकि डिनोमिनेटर पार्ट में भी y है और नीचे वाला डिनोमिनेटर पार्ट कभी 0 के इक्वल होगा नहीं। तो यहां से कह सकते हैं कि रेंज कितनी आ रही बेटा? रेंज कितना है? -1/9 से आगे की वैल्यू है। कहां तक जाना है? इंफिनिटी तक जाना है, तो ये रेंज हो जाएगा। क्लियर है? ये रेंज हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। आगे बढ़े हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हमारे पास समुच्चय है। ठीक है, ए है जिसमें 1 से लेके 14 तक एलिमेंट्स हैं। 1 से लेके 14 नंबर तक एलिमेंट्स। ठीक है, तो इस प्रकार परिभाषित कीजिए कि r x, y सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। फंक्शन क्या है हमारे पास? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, तो यहां से y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 3x हो जाएगा। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। तो हम लोग बना लेते हैं फंक्शन ये। अब इन्होंने बोला कि एक संबंध r को समुच्चय a में 1 से लेके 14 तक इस प्रकार परिभाषित कीजिए कि r इतना 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 है। तो भाई r को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। पहले नंबर लिख लो, ये 1 2 3 से लेके 14 तक, ये भी 1 2 3 से लेके 14 तक। अब y इज इक्वल टू 3 है, 1 रखा तो 3 आया, 2 रखा तो 6 आया, 3 रखा तो 9 आया, 4 रखा तो 12 आया। तो जो r होगा वो क्या बनेगा? 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12, यही तो बनेगा। r तो यही बनेगा ना। क्या क्या? 1, 3, 2, 6, 3, 9 एंड 4, 12, बस इतना ही बनेगा। और आगे क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि बेटा इधर 15 नहीं है। जैसे ही आप 5 रखोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, y की वैल्यू 15 हो जाएगी। बट y वाले सेट में आप जाके देखोगे, वहां पे 1 से लेके 14 तक ही नंबर है, तो 15 तो मिलेगा नहीं। तो जब 15 नहीं मिलेगा तो हम लोग वैल्यू रख नहीं सकते, 5 नहीं रख सकते। इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं? 12 तक जा रहे हैं। क्लियर है? तो पहला सवाल हो गया, आर को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। बिल्कुल हमने कन्वर्ट कर दिया। आर को हमने क्या किया? रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि आर का प्रांत, आर का प्रांत, प्रांत की बात करें डोमेन, तो बेटा डोमेन क्या है? जो वैल्यू एंगेज है, ये आगे वाले नंबर्स 1 2 3 4, रेंज ये पीछे वाले नंबर्स 3 6 9 12।
और क्या है कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब है पूरा का पूरा सेट बी। सेट बी में क्या है बेटा, 1 से लेके 14 तक नंबर। कहां से कहां तक, 1 से लेके 14 तक नंबर। तो ये हमारा कहलाएगा कोडोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चे, कोडोमेन कहलाएगा, 1 से लेके 14 तक नंबर। तो पहला सॉल्व हो गया, आर को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। दूसरा, आर का प्रांत, परिसर और सह प्रांत बताना है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट, मान लीजिए कि f एक फंक्शन है 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, एक फलन है इस प्रकार का, प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए, सूत्र के रूप में भी व्यक्त करना है। ठीक है, तो प्रांत तो आपको पता है कि आगे वाला नंबर होता है, प्रांत आगे वाला नंबर होता है, ये आगे वाला। तो डोमेन तो आप वैसे भी लिख सकते हो, कितना है भाई, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। परिसर ये पीछे वाले नंबर्स, पीछे वाले नंबर्स ये परिसर कहलाएंगे, मतलब रेंज कहलाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमें क्या लिखना है, फंक्शन के रूप में लिखना है। ठीक है, फंक्शन के रूप में लिखना है। तो r इज इक्वल टू क्या लिखोगे, x कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, जहां जहां सेट ए आप लिख लो, सेट ए लिख लो, कितना है भाई, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। सेट बी कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, जहां x बिलोंग्स टू सेट ए, y बिलोंग्स टू सेट बी। बस इतना लिख लो। तो ये फंक्शन के रूप में हो गया, ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया। तीनों चीजें यहां से आपको मिल जाएंगी। डोमेन कितना है, 0 से लेके 5 तक। रेंज कितना है, 1 से लेके 6 तक। एंड आर कितना है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू बी। क्लियर है बच्चा यहां तक। चलो नेक्स्ट, यहां पे आपको ग्राफ बनाने, निम्नलिखित फलनों का आलेख, मतलब कि ग्राफ खींचिए। ग्राफ मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, नॉर्मल आपको वापस से बता दे रहा हूं। पहले वाले का एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ एक्स, आपको भी आना चाहिए। तो इसका ग्राफ सिंपल सा ऐसे भी नुमा बन जाएगा। दूसरा है जी एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका ग्राफ सीढ़ी नुमा बन जाएगा। सर सीढ़ी नुमा, हाँ जी, ये वाला सीढ़ी नुमा। इसको फिल करोगे, इसको ओपन करोगे, इसको फिल करोगे, आगे बढ़ोगे, फिर से फिल करोगे, आगे बढ़ोगे। यहाँ पे ये खाली करोगे, इसको फिल करोगे, खाली करोगे, फिल करोगे। ठीक है, इस टाइप का। ये किसका हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तीसरा है भैया एच एक्स एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का ग्राफ मैंने आपको एक क्वेश्चन में सॉल्व कराया था ऐसे करके, ये एक्स, ये वाई, और ये वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये तीनों ग्राफ हो गए, मॉड ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड क्यूबिक फंक्शन। ठीक है, एक्स क्यूब का भी ग्राफ हो गया। नेक्स्ट, ये हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है और आपसे पूछ रहा है क्या ये एक फंक्शन है, क्या ये एक फंक्शन है। आप कहोगे कि जी सर बिल्कुल फंक्शन है। क्या ये निम्न संबंध एक फलन है, हाँ। दिया गया संबंध एक फलन है। क्या है बेटा, एक फलन है। ठीक है, क्योंकि चूंकि हाँ, 2 रिपीट नहीं हो रहा है, 3 नहीं हो रहा है, 4 नहीं हो रहा है, चूंकि प्रत्येक x के लिए y में केवल एक इमेज है, केवल एक इमेज या फिर प्रतिबिंब है। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर ये पीछे जो नंबर है ये तो रिपीट हो रहा है, ये 1 1 रिपीट हो रहा है।
y वाली वैल्यू को नहीं देखनी होती है, x वाली वैल्यू को देखनी होती है कि x वाली वैल्यू रिपीट तो नहीं हो रही है। अगर x वाली रिपीट हो रही है तो फंक्शन नहीं है, ठीक है। और अगर इसका डोमेन और रेंज फाइंड आउट करो तो डोमेन क्या हो जाएगा बेटा, डोमेन 2 3 4 और रेंज 1 2। क्लियर है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे। इस टाइप के भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि भाई यदि एक फलन f द्वारा परिभाषित है इतना तो ज्ञात करो f0 f7 f-3, अलग अलग चीजें हो सकती है, आपसे पूछ सकता है। तो fx इज इक्वल टू क्या है 2x माइनस 5। तो हम लोग क्या कर रहे हैं 2 इंटू 0 माइनस का 5, मतलब कि आंसर कितना आया माइनस का 5। दूसरे वाले में रख दो 2 इंटू 7 माइनस का 5, मतलब कि 14 माइनस का 5 मतलब कि 9। उसके बाद -3 रख दो, 2 इंटू माइनस का 3 माइनस का 5, तो ये आया माइनस का 6 माइनस का 5 माइनस का 11। ठीक है, माइनस का 5 9 माइनस का 11। क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि a इज इक्वल टू इतना है, b इज इक्वल टू इतना है, निम्न में से कौन सा संबंध a से b में फलन है। ठीक है, 3 संबंध दे रखा है और आपसे पूछा है कौन सा फलन है। ठीक है, आ जाओ भाई। हमने क्या बोला था आपको, आगे वाले नंबर्स रिपीट नहीं होने चाहिए। क्या 1 रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा, तो ये फंक्शन है। 1 है 2 है 3 है, बिल्कुल है। 1 है दोनों रिपीट हो गए तो फंक्शन नहीं है। ठीक है, कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर रिपीट हो रहा है तो गलत बात है। ठीक है, अगर रिपीट हो रहा है तो फंक्शन नहीं है, रिपीट नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना। जो x वाली वैल्यू है कभी रिपीट नहीं होनी चाहिए, y वाली हो सकती है चलेगा, बस x वाली वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बच्चा। चलो आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। आखिरी क्वेश्चन, मान लीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स है, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो निम्नलिखित में से प्रांत ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के प्रांत ज्ञात करना। अब हमें प्रांत ज्ञात करना, ठीक है, प्रांत ज्ञात करना। चलो आ जाओ भाई। एफ प्लस जी, ठीक है, इसमें क्या होगा D1 इंटरसेक्शन D2, यही तो बताया गया था। D1 इंटरसेक्शन D2, रूट एक्स का प्रांत, रूट एक्स का प्रांत सर x ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और ये कितना है r है। तो D1 इंटरसेक्शन D2 करोगे तो इसका मतलब क्या आएगा, x इन दोनों को अगर कंबाइन करोगे तो x ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मतलब कि आ रहा है 0 टू इंफिनिटी। पहला, पहले का डोमेन 0 टू इंफिनिटी। चलो पहला सवाल हो गया। दूसरा B, इसका भी सेम ही आएगा D1 इंटरसेक्शन D2, तो इसका भी सेम ही आएगा 0 टू इंफिनिटी। इसका भी क्या आएगा 0 टू इंफिनिटी ही आएगा। क्लियर है। आगे थर्ड वाले का f इंटू जी, इसका भी सेम ही आएगा सी वाले का f इंटू जी। अच्छा ये हो कहां से रहा है उसको भी आप समझ लो, नहीं तो कहोगे कि सर ये कहां से चीजें आ रही हैं। ये हमने बताया था आखिरी में आपको, एक सेकंड, ये बताया था ना। सबकी डोमेन देखो, सबके डोमेन, डोमेन डोमेन इंटरसेक्शन, सबकी डोमेन में इंटरसेक्शन आ रहा है, सबकी डोमेन में इंटरसेक्शन आ रहा है, इवन इनटू वाले में भी इंटरसेक्शन आ रहा है। बस ये जो डिवाइड में है उसमें आपको हटाना है, इंटरसेक्शन तो लेना है, बस हटाना है जिसमें नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है भाई, ये हटाना था। ठीक है सर। कहाँ गए हम लोग, इस पे थे ना। हाँ, एफ इंटू जी, तो इसका भी वही आएगा 0 टू इंफिनिटी। और डी वाले में भैया एफ अपॉन जी, मतलब कि रूट एक्स अपॉन एक्स है। एफ अपॉन जी कितना है भाई, रूट एक्स अपॉन एक्स है, तो ये कितना आया 1 अपॉन रूट एक्स आया। कितना है 1 अपॉन रूट एक्स आया ना। अब 1 अपॉन रूट एक्स क्या है, एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब कि एफ अपॉन जी इसमें क्या आएगा, एक्स नॉट इक्वल टू 0।
x नॉट इक्वल टू 0 पहली कंडीशन है। दूसरी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है भाई, 1/√x आ रहा है। पहले तो रूट की कंडीशन लगी x ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, फिर x नॉट इक्वल टू 0, तो बचा क्या x ग्रेटर देन 0, मतलब कि x की वैल्यू क्या है 0 टू इंफिनिटी है। x की वैल्यू क्या है 0 टू इंफिनिटी है। 0 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा सब। 0 नहीं रख सकते। ठीक है बच्चा, डन है, डन है यहां तक। ठीक है, तो सारांश में अगर हम लोग बात करें कि पूरे का पूरा सारांश क्या रहा जो भी आज हम लोगों ने पढ़ा, तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि भैया संबंध और फलन, चैप्टर नंबर 2 संबंध और फलन, ये हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, इसमें भी अलग अलग करके हम लोगों ने पढ़ा। पहले संबंध पढ़ा, ठीक है, इसमें भी कुछ फार्मूला था। क्या था? जैसे एन ए क्रॉस बी, ये क्या था एन ए इंटू एन बी था। फिर हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा, सबसेट है किसका ए क्रॉस बी का। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? संबंध के प्रकार पढ़े, टाइप्स पढ़े, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़े। ठीक है, कौन कौन से? सतुल्य, सममित, संक्रमक और तुल्यता वाले, ये इधर के हो गए। ठीक है, उसके बाद फलन की बात करें हम लोग, फलन की, ये फलन में हम लोगों ने क्या पढ़ा? फंक्शन पढ़ा कि होता क्या है, फिर ग्राफ देखे, डोमेन देखा, कोडोमेन देखा, और उसके बाद हम लोगों ने रेंज सॉल्व किए। ठीक है, इतने सारी चीजें हम लोगों ने सॉल्व की। ठीक है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, क्लियर है? अब आपको क्या करना है, गृह कार्य क्या करना है भाई? आपको क्या करना है? नोट्स बनाने हैं। ठीक है, खुद के। ठीक है, आपको क्या करना है? नोट्स बनाने हैं खुद से, जो ये हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, थ्योरी कवर करनी है, प्रैक्टिस करनी है, किससे भैया? वन शॉट से, वन शॉट से, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस। उसके बाद आपको क्या करना है? एमसीक्यू सेशन कुछ दिन में जाएगा, संडे को एमसीक्यू सेशन होगा, जो कि लाइव होगा। इसको आपको क्या करना है? जुड़ना है, इसको अटेंड करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको आके जो भी आप लोगों ने पढ़ा है वहां पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आपको क्वेश्चंस के आंसर देना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, चल ठीक है। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अगली क्लास में जब मिलेंगे तो एक नया चैप्टर क्लास 11 का लेके आएंगे, जिसमें डिटेल में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तो आई होप, आपसे उम्मीद ये रखता हूं कि आप एमसीक्यू सेशन में जरूर मिलोगे। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बच्चों को, टेक केयर, लव यू।